शानदार मजबूती के साथ बाजारों में कारोबार और आज रात फेड की अहम बैठक और उसके बाद कल की मंथली एक्सपायरी के पहले बाजार एकदम मजबूती के साथ कारोबार करते हुए बचे हुए 1.5 घंटे में यह मजबूती और बढ़ेगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली। क्या करें आप तैयारी कल की, क्योंकि कल है बड़ा दिन और बचे है आज का आखिरी 1.5 घंटा और नतीजे सारे आने बाकी हैं, यानी कि ढेर सारा एक्शन। तैयार हो जाइए। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिडवीक सेशन है, मिडवीक जैसा एक्शन भी आपके लिए आ रहा है। बाजार अच्छे मूड में है, 3 दिन की नरमी के बाद एक बढ़िया मूव आ रही है। क्या आखिरी 1.5 घंटे में मूव और बढ़ेगी और कल की एक्सपायरी से पहले कैसी रहेगी बाजार की तैयारी, आइए इसी पर करेंगे फोकस। इस समय की बड़ी बातें क्या है पहले ये बताएं। सांस लेने का टाइम नहीं है दीपा। हाँ, 1.5 घंटा बहुत बिजी है हम, बिल्कुल ज्यादा मतलब इतने नंबर्स आने वाले हैं। रिजल्ट पे ऐसे धड़ आएंगे कि बस देखते रह जाएंगे आप। आइए तब तक जल्दी से बता दूं बड़ी बातें। दिग्गजों में खरीदारी से 100 अंक ऊपर है। निफ्टी 19,800 के बेहद करीब। बैंक निफ्टी 150 अंकों की तेजी के साथ 46,000 के है पास। सरकारी बैंकों में है शानदार खरीदारी का माहौल। एनर्जी स्टॉक, एफएमसीजी स्टॉक्स है मजबूत। इंडेक्स 1 से 1% के आसपास है ऊपर। छोटे बजे शेयरों में एक्शन है भरपूर और मिड कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर पहुंचता हुआ दिखेगा आपको एक बार फिर से। आज डाउ फ्यूचर सुस्त है बड़े दिन के पहले। अमेरिका में आज रात है फेड की बैठक का नतीजा और यूरोप के बाजारों में 1/4 से 1% तक की कमजोरी आपको नजर आएगी। ये है अब तक का रुझान भारतीय बाजारों का। हाइलाइट्स यस, बढ़िया हाइलाइट्स हैं सर, कोई परेशानी है? नो कंप्लेंट्स। आज सुबह से आप कह रहे थे कि बाजार अच्छे मूड में रहेगा। लेवल्स पर आपने खरीदारी की राय भी दी, वहां से मूव भी आई, 2 निफ्टी के टारगेट्स भी हिट हुए। जिन लेवल्स के आसपास हम छोड़ कर रहे थे बाजार को, उसी लेवल पर पूरा फ्लैट लाइन हो गया। पहले 1.5-2 घंटे की जो मूव थी उसके बाद पूरा फ्लैट लाइन है। ऐसा ही चलता रहेगा, आखिरी 1.5 घंटे में थोड़ा एक्शन और बढ़ेगा। 19,800 के आसपास लगातार बिकवाली और खरीदारी दोनों होनी भी चाहिए, क्योंकि 19,800 पर करीबन 1 करोड़ 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट सुबह था। अभी के डेटा तो मैं अब देखूंगा, अभी देखे नहीं है, आने बाकी है प्रिंट मेरे पास में। फिर मैं देखता हूँ कि क्या कुछ अब डेटा बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन 19,800 में एक और ब्रेक लेवल है, तो मेरे ख्याल से दीप 19,775 19,825 ये 50 पॉइंट की रेंज है। इसमें टाइम पास चलता रहेगा। इस रेंज में किसी भी एक तरफ निकलकर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करें, समझ लीजिए कि आखिरी 1.5 घंटे में उस तरफ बड़ा डायरेक्शन लेने की तैयारी है। बड़े डायरेक्शन से मतलब 50 पॉइंट एक्स्ट्रा एडिशनल प्लस, ये आपके लिए निफ्टी पर होगा। ओके, क्लियर। बैंक निफ्टी 46,000 एक ही लेवल है मेक और ब्रेक, तो 46,000 के ऊपर टिके रहेंगे और मजबूत होंगे। 46,000 के नीचे रहेंगे तो थोड़ा बहुत कमजोर रहेंगे। लेकिन फॉर ए चेंज सुबह हमने निफ्टी पर राय दी थी। यस, अब मेरे को लग रहा है थोड़ा सा नीचे के लेवल पर मौका मिल जाए बैंक निफ्टी। मेरी नज़र 45,900 925 पहली रेंज जहाँ लेना चाहिए और 45,800 850 दूसरी रेंज जहाँ बैंक निफ्टी को लेना चाहिए। आ रही है मूव बैंक निफ्टी में भी नीचे अब सपोर्ट मिल रहा है। जो मामला सुबह ढीला दिख रहा था, ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी हल्का होकर अब थोड़ा बेहतर करने को तैयार है। सो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने की और अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बुक करने की हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें। समझ गया। हाँ। और निफ्टी में तो आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। और आज 3 इक्के थे दीप हमारे पास। पहला ग्लोबल मार्केट्स, दूसरा एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े और तीसरा दमदार नतीजे। आप देख लीजिए नतीजों के दम पर एलएनटी, टाटा मोटर्स ने जो जोर लगाया है, ऑफ कोर्स रिलायंस का भी थोड़ा साथ मिला है। तो बढ़िया अच्छा यहाँ से लीडरशिप आता हुआ दिखा है। और दूसरी बात है कि जो कमजोरी हुई है एसबीआई लाइफ, सुबह हम बात कर रहे थे, इतने अपग्रेड्स के बावजूद वो स्टॉक चल नहीं पाया, कमजोरी रहा है। सो रिजल्ट के लिहाज से एकदम परफेक्ट रिएक्शन। आई थिंक स्टॉक्स हो या इंडेक्स, मैं इससे बढ़िया मार्केट डायरेक्शन की या मूड की उम्मीद नहीं करता। एकदम परफेक्ट है। आज जैसा चल रहा है एकदम सही चल रहा है दी। अच्छा चल रहा है। और एक और चीज़ बता, 30 सेकंड में क्या बदला है? क्या डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर हुआ है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स हो गया, आया अभी 46,000 के ऊपर आ गया। निफ्टी थोड़ा साइड में रख लीजिए। बैंक निफ्टी घूरिए, इसी को बात करते घूर के देखिए इसको। सुन ली आपकी, जैसे आप बता रहे थे, अब तैयारी हो रही है। थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स 50 नीचे है, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि नेचुरली 12 ट्रेडिंग सेशन से आप ऊपर हैं, बड़ा दिन है। अब क्या होगा पता नहीं। करेक्ट सर, आज बड़े मुंह की उम्मीद है। बड़ा मुंह एक बड़ा तेजी का ब्रेकआउट भी हो सकता है, और एक 12 दिन से बढ़ रहा है तो हो सकता है थोड़ा ब्रेक भी लगे। ब्रेक का मतलब फिर से बता दूं, ब्रेक मतलब रुकना, ब्रेक मतलब टूटना नहीं। एक इंग्लिश में ब्रेक का मतलब टूटना भी होता है, एक इंग्लिश में ब्रेक लगाने का मतलब रुक जाना भी होता है। तो रुक सकते हैं, टूट नहीं सकते हैं। बस बचे 1.5 घंटे में लोअर लेवल पे देखते हैं, अगर अच्छा मौका मिला
तो फिर से खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। नहीं मिला तो सुबह की जो आपकी निफ्टी में खरीदारी की हुई है वो ऊपर के लेवल पे मौका मिलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। दोनों काम करने, दोनों के लिए तैयारी रखिए। गॉट इट सर। चलिए, ये है आपके लिए बाजार पर व्यू। बैंक्स पर स्पेशली एक खास फोकस रखना इस समय जरूरी है। डेटा और स्ट्रैटेजी भी लेते हैं अनिल जी के साथ। मेहमान भी तैयार हैं, आइए उससे पहले कुशल और साथ ही अरमान भी हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए खबरें और साथ ही ट्रिगर। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से नंबर्स ऑफ कोर्स हमारे फोकस पर आज रहेंगे ही, एंड रात को 11:30 बजे जो फेड की पॉलिसी है वो भी आपके सामने आती हुई दिखेगी। 11:30 बजे अपनी की उनकी? अपने टाइम से रात को 11:30 बजे। उनके टाइम के हिसाब से 9.5 घंटे का डिफरेंस है। सो 2 बजे, 2 बजे, दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे पॉलिसी है? हमारे गवर्नर साहब जल्दी दे देते हैं, 10 बजे देते हैं। उनकी 2 बजे आती है। 2 बजे उनकी दोपहर की 2 बजे की, हमारे 11:30 बजे की आती है। ओके। आप ढूंढिए कुशल बोल रहे हैं मैं तो तैयार होकर ही बढ़ू आगे सर। आपको भी आगे बढ़ना है, देश को भी आगे बढ़ाना है। हाँ जी। चलिए, तो नंबर्स यहाँ पर अभी जो आने बाकी हैं, निफ्टी से एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा और बीपीसीएल। F&O स्पेस से अभी भी आरईसी, सिंजीन, ओएफएसएस और कोलगेट के नंबर्स आएंगे। आरईसी की तो नतीजों के साथ साथ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। जहां तक कल का सवाल है, निफ्टी से बजाज फिनसर्व और नेस्ले, इस पर नजर रखिए। F&O स्पेस से 11 कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इंडस टावर, इंटेलेक्ट डिजाइन, बिरला सॉफ्ट, डॉक्टर लालपात लैब, आईईएक्स समेत इंडियन होटल्स, लॉरस लैब्स, श्रीराम फाइनेंस और एसीसी के नंबर्स पर भी नजर रखिएगा। इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना का नंबर्स तो आएंगे ही, साथ ही F&O में इसका आखिरी दिन भी कल के दिन में ही होने वाला है। पीरामल फार्मा राइट्स इशू के टर्म्स एंड कंडीशंस पर विचार करती हुई दिखेगी कंपनी कल। मोतीलाल ओसवाल नतीजों के साथ साथ ग्रुप एंटिटीज के इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग पर भी बोर्ड बैठक होगी कल के दिन में। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, इस पर नजर रखिएगा, ये इसकी लिस्टिंग होने वाली है, किस भाव पे लिस्टिंग होती है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो काफी दमदार था। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा हीरो मोटोकॉर्प, अल्ट्राटेक सीमेंट, दीपक नाइट्राइट और पिडलाइट इंडस्ट्रीज का काउंटर। साथ ही सारेगामा इंडिया, इसके डिमर्जर जो है डिजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, उसकी एक्स डेट है। बीएसई इंडाइसेस में कुछ बदलाव है, जिसमें सारेगामा हटेगा, डेटा पैटर्न्स ऐड हो जाएगा। भारत बनाम वेस्ट इंडीज का पहला ओडीआई कल खेला जाएगा शाम को 7 बजे। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से और ईसीबी की पॉलिसी भी आने वाली है, और दूसरी तिमाही का जीडीपी आंकड़ा यूएस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। और अंत में शुक्रवार 28 जुलाई F&O स्पेस से एक्साइड, M&M फाइनेंस, मैरिको, यूनाइटेड ब्रेवरीज, आईओसी समेत एसबीआई कार्ड्स और पिरामल एंटरप्राइजेस के भी नंबर आएंगे। नतीजों के साथ साथ पिरामल एंटरप्राइजेस के बाईबैक पर भी ये विचार करेंगे, तो यहाँ पर नजर रखिए। यथार्थ हॉस्पिटल, इसका आईपीओ बंद हो जाएगा 28 तारीख को। एक्स डिविडेंड काफी सारी कंपनियां हैं जिनका नाम में टाटा मोटर्स, सन फार्मा, आरती इंडस्ट्रीज, अदानी पोर्ट्स, डीएलएफ जैसे स्टॉक शामिल है। और अंत में ग्लोबल इवेंट में बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आती हुई दिखेगी, साथ ही उनके जुलाई महीने की महंगाई आंकड़े भी आपके सामने आएंगे। यूएस के लिहाज से जुलाई महीने का जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस डेटा है वो भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। तो काफी सारे ग्लोबल ट्रिगर्स भी होने वाले हैं। काफी ग्लोबल ट्रिगर्स हैं, और उनमें जो एक ग्लोबल ट्रिगर बताया, कल वनडे मैच है। हाँ, कल है भारत वेस्ट इंडीज के बीच में पहला वनडे। जगह आपको पता ही होगी, हाँ, कैप्टन भी आपको पता है। हाँ, ठीक है। हाँ। कितने मैचों की सीरीज है? मैंने कहा इस बार मुश्किल नहीं, आसान वाला सवाल पूछना। सर आप मेरे को वहां पे भेज दो। मैं वहीं से रिपोर्टिंग नहीं, मैंने आजकल दूसरा काम किया है। आजकल मैंने पढ़ते ही नहीं खबर कोई भी क्रिकेट की, क्यों पढ़ूं जब मैं कुशल है ना, कुशल को पूछ लूंगा। बराबर। और ये मैं क्यों पूछा वो भी बताता हूँ जी। आमतौर पर टेस्ट मैचों की जो सीरीज होती है 3 की होती है, 5 की होती है, 2 की कम होती है। तो 2 की, तो मैंने कहा इसका मतलब इस वाली में भी कुछ ट्विस्ट हो सकता है, पूछ के देखें। 3 है, अब तो पता है। इतनी देर में आजकल गूगल का यही तो आराम है। चलिए, तो कल है मैच वनडे वाला, जिसमें कप्तान हार्दिक पांड्या है। नहीं वो T20 के गुगली। ओके जी। आइए अरमान, खबर वाले शेयर। यस सर।
सबसे पहले आईपीओ अपडेट में, जिसमें यथार्थ हॉस्पिटल, जहां पर अगर आप देखें ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 60% का बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का 82% है और एनआई देखें 83% के आसपास है। नतीजों में श्री सीमेंट के नतीजे आए हैं, जिसमें स्टैंड अलोन आय उनकी 19% बढ़कर आई है। काम का जो मुनाफा देखें वो लगभग 14% बढ़कर आया है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 19.5% से कम होकर 18.7% पर आते हुए दिखे। उन्होंने अपडेट भी दिया है कि 7,000 करोड़ का जो है निवेश को बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसमें राजस्थान में एक क्लिंकर प्लांट जो है वो लगाएंगे। और पीएनबी यहाँ पर भी नतीजे आते हुए दिखे हैं। यहाँ पे अगर आप बात करें मुनाफा, इनका लगभग अगर आप देखें 4 गुना होता हुआ दिखा है। एनआई जो स्टैंड अलोन एनआई है वहाँ पे भी 26% की ग्रोथ है। और नेट एनपीए वहाँ पर कम कटौती होती हुई दिखी है, 2.7% से कम होकर लगभग 2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। रानी मद्रास यहाँ पर आय लगभग 7% बढ़ी है। मार्जिन्स देखें तो मार्जिन्स भी यहाँ पे इंप्रूव हो गया है, 5.3% से बढ़कर 7.3%। टीमलेस आय लगभग 16% बढ़ी है। मार्जिन्स लगभग फ्लैट रहे हैं, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, 1 पॉइंट अगर आप देखें लगभग फ्लैट ही रहे हैं। और मुनाफा अगर आप देखें तो 30% के आसपास जो है वहाँ पर कम हो गया है। महिंद्रा लाइफ स्पेस कंपनी जो है मुनाफे से घाटे में आई है और आय जो है इनकी यहाँ पर आय में लगभग 95 करोड़ से बढ़कर 98 करोड़ कर आती हुई दिखी है। खबरों में ऑरबिंदो फार्मा, यहाँ पर इनकी सब्सिडरी को तेलंगाना यूनिट को जो है क्लीन चिट मिलती हुई दिखी है। नेटको फार्मा यहां पर यूएस में एक दवा की जेनरिक के लिए इन्होंने अर्जी दी है। इंडोको रेमेडीज यहां पर इनको बुद्धि प्लांट को जो है जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है वो सर्टिफिकेट वो मिला है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इनको लगभग 134 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। बीएचईएल इन्होंने बांग्लादेश में एक जो इनका थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसे पूरा किया है और उसे समय से अगर आप देखें समय से पहले प्रोजेक्ट को पूरा करते हुए दिखे हैं। एससीएल टेक यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ उन्होंने करार कराया और ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस के लिए करार करते हुए दिखे हैं। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें टाटा मोटर्स डीवीआर लगभग 41 लाख शेयर्स, टाटा मोटर्स 30 लाख, जोमेटो 14 लाख, दिव्यान इंटरनेशनल 28 लाख और आईआरएफसी 37 लाख के कई शेयर सो देखिएगा। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें जिन पर आज है भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले कजारिया सेरामिक्स, इसके नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं और नंबर्स मैं आपके सामने रख दूं जल्दी से किस तरह के रिजल्ट्स आते देखिए। 1428 के आसपास स्टॉक 2% नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कामकाजी मुनाफे का आंकड़ा जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पर बढ़कर आया है, 92 करोड़ से बढ़कर 107 करोड़ रहा है। मार्जिन 15.25% से बढ़कर 16% के आसपास आते हुए दिखे हैं। तो नंबर थोड़े से बढ़कर आते हुए तो जरूर दिखें। आय 1008 करोड़ से बढ़कर 1064 करोड़ आती हुई दिखी, लेकिन लगता है बाजार के अनुमान से थोड़े से कम है नतीजे। स्टॉक लगभग 2% नीचे ट्रेड करता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा। आइए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। कुणाल जी और कुणाल जी गायब है, राक्षस राकेश जी ओके, मुकाबला बराबरी का कर रहे हैं ना। पहले मतलब बंसल जी आ गए तो थोड़ा कुणाल जी लेट आएंगे। हिमांशु जी हैं तैयार, सचिन जी और सुमित जी और आशु सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सबसे पहले हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, खरीदारी करनी है आरबीएल बैंक में, जिसमें मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के बाद जो फ्रेश स्विंग बनता हुआ नजर आ रहा है, ये इस स्टॉक को नया इंटरमीडिएट हाई बनाने की तरफ नजर ले जाता हुआ नजर आ सकता है। 233 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं और यहाँ पर क्लियर कट एक डेली चार्ट पे कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 228 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 232-233 रुपए तक खरीदारी करके चलने की सलाह है। और अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि आरबीएल बैंक में 250-255 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले 1 से 2 दिनों में बनते हुए नजर आ सकते हैं, तो आरबीएल बैंक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। बिल्कुल, आरबीएल बैंक पर करनी है खरीदारी, ये है राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से। आइए एक बिल्कुल सच जी के लिए भी बीटीएस डबल टी का। गुड आफ्टरनून सच जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर टाटा केमिकल्स में एक अच्छी रिकवरी हुई एंड जिस तरीके से वापस एक इनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन है, अपने एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बेस 960 के आसपास वापस से रिक्रिएट हुआ है। सो वापस जिस तरीके से ये पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेशन हो रहा था, 1030 ऑन द हायर साइड एंड 960 ऑन द लोअर साइड, आई थिंक इस पर्टिकुलर रेंज में और भी थोड़ा समय निकाल सकता है काउंटर। बट जिस तरीके से ये टर्न अराउंड हुआ है, मुझे लग रहा है काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ से मिला है एंड ये मोमेंटम अगले कुछ दिनों के लिए बरकरार रहना चाहिए ऑन द हायर साइड। सो 1030 के टारगेट के लिए यहाँ पर अगस्त फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। 986 के आसपास इसके फ्यूचर्स चल रहे हैं अभी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 972 पे एंड एक ही टारगेट होगा अराउंड 1030 का। 972 का स्टॉप लॉस, 1030 ये है टारगेट। अगस्त फ्यूचर्स ना सर जी
बहुत बढ़िया सचिन जी, ये काम मुझे है ना जो आपका बहुत पसंद आता है। पूछे क्यों? क्योंकि यार लेवल लिखने में एडजस्टमेंट नहीं करने पड़ते। हाँ, नहीं तो सब एडजस्टमेंट करने पड़ते। कैश का हो तो भी एडजस्टमेंट, और जुलाई महीने का भी हो तो पता है आजकल में खत्म होने वाला है। सो आप पहले से ना जो अगले महीने का देते हो तो बहुत बढ़िया काम करते हो। और आपको लग रहा होगा कि अनिल जी बिना कहा सचिन जी दिखाओ, तो यार सचिन जी की तारीफ हो रही है, उनको तो दिखाओ, कॉल तो आते हैं, स्माइल तो नहीं। और सचिन जी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ आपकी, ऐसा तो कोई मैंने ग्रेट काम नहीं किया, तो ऐसा आप समझ लीजिए कि बाकी सब लोगों के लिए मैसेज तो चला ही गया है ना। सबको अगस्त वाले कॉल दे दे तो ज़्यादा बढ़िया है। अनलेस कि आज ही की अलग बात है, नहीं तो अगले दिन तो थोड़ा आराम हो जाता है। आइए आशीष सर से करते हैं मुलाकात। सर स्वागत है आपका भी। और एक्सपायरी अलर्ट में भी आपसे बात हो रही थी, आपका कहना था कि ना मार्केट बहुत तेज़ी से घटेगा ना बढ़ेगा, यही रहने वाला है। वापस में 2 दिनों में जितना नुकसान हुआ एक ही दिन में भरपाई करने के मूड में भी है, तो आपका व्यू भी सही रहा एकदम। बताएं सर अब इस वक्त क्या व्यू है? अनिल जी, इंपॉर्टेंट चीज है वो जो नुकसान हुआ वो आप इंडेक्स में देख रहे हैं, स्टॉक्स में कोई कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। तो अनिल जी ये एक्सपायरी जो जिस तरह से कि स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मैं मतलब मेरा मानना ये है कि अनिल जी देखिए विक्स आ गई है 10 पे, मतलब हमारी लाइफ लोज की विक्स है। कल फेड की पॉलिसी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है, तो अनिल जी बड़ी तूफानी एक्सपायरी हो सकती है। तो थोड़ी सी प्रोटेक्टिव पुट्स इस लेवल पे, क्योंकि सारा दिन आज मार्केट ऊपर रहा है, प्रोटेक्टिव पुट्स इंडेक्स की अभी भी हाथ में होनी चाहिए। मतलब सब कुछ अच्छा लग रहा है अनिल जी, स्टॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रोटेक्टिव पुट्स अनिल जी बहुत सस्ती मिल रही है, कल के लिए थोड़ी सी सिर्फ कल के लिए हाथ में होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट अनिल जी, मैं अभी आप बात कर रहे थे तो मैं अगस्त एक्सपायरी का एक नया स्टॉक अब शुरू करना है, तो अगस्त एक्सपायरी का एक बुल स्प्रेड देना है। और उससे पहले अनिल जी अपडेट है कि मैं जब अपनी अनिल जी एक असेसमेंट कर रहा था, मतलब इस महीने में अनिल जी जितनी लॉन्ग कॉल्स दी है मुझे नहीं लगता कि किसी भी महीने में इतनी दी हो। तो अनिल जी मैं रिपीट करना चाहूंगा, अशोक लेलैंड, ONGC, मन्नापुरम, इंडस टावर, M&M, SBI, टाटा स्टील, भेल, सेल, कैश की, जोमेटो और पेट्रोनेट। अनिल जी इतनी सारी कॉल्स और बीच में एक आध और भी थी, तो सब ने अनिल जी एक्सेप्ट पेट्रोनेट विच इज नॉट परफॉर्म्ड, लॉस 1 रुपए का नहीं है अनिल जी, सब में पैसे आए हैं और बहुत अच्छे पैसे आए हैं। तो अनिल जी जो मैं बोल रहा हूं कि स्टॉक्स में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक्स हाथ में रखने चाहिए। और ये सारे स्टॉक्स इंसिस्ट किए थे कि डिलीवरी पे रखने चाहिए, कि आपके बिकेंगे नहीं, पेशेंस और कन्विक्शन। भेल सेल अभी भी अनिल जी बहुत बढ़िया लगते हैं, गेल भी बढ़िया लगता है, जोमेटो अनिल जी 83 है, ये 100 रुपए क्रॉस कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, 150 भी हो सकता है, बट पेशेंस और कन्विक्शन के साथ रखना चाहिए। तो अनिल जी अगस्त की एक्सपायरी के लिए एक नया स्टॉक लाया हूं, अगर आप कहें तो मैं उसका एक बुल स्प्रेड देना चाहता हूं। और बाकी अनिल जी जो एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि कल तक के लिए प्रोटेक्टिव पुट्स थोड़ी निफ्टी की हाथ में जरूर होनी चाहिए। तो आशा मैं आपके लिए बिगुल बजाऊंगा, वो स्विंग का सुल्तान आशु मदान वाला, लेकिन उससे पहले आपने इतना सब कुछ बोला, उस पर एक बड़ा मासूम सा सवाल भी आया है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो मतलब शॉर्ट कॉल देते हैं या शॉर्ट करते हैं, फिर उनको रात को नींद नहीं आती, अरे शॉर्ट कर दिया, कल बढ़ जाएगा, तो 12 दिन हो गए डाउ बढ़ते हुए। सो ऐसे इस महीने जो आप बता रहे हैं, आपने इतने सारे लॉन्ग कॉल दिए, तो डिड यू हैव अ साउंड स्लीप? ये सर अनिल जी देखिए सबसे बड़ी बात, ना बबल है, ना यूफोरिया है, ना लेवरेज पोजीशन है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज नहीं है अनिल जी। ऑन द कॉन्ट्रेरी लोग शॉर्ट बैठे हुए हैं, मतलब वो डिसबिलीफ चल रहा है, पार्टिसिपेशन बहुत कम है, वो जो 1.5 साल के लोगों के स्टॉक्स फंसे हुए थे वो निकलने के चक्कर में है। तो अनिल जी मतलब जो इस बार का सिम्टम है ना बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, तो कोई ऐसा डर किसी भी स्टॉक में नहीं लग रहा। और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो मैं 2 महीने से बोल रहा हूँ, आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक, इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक, बट 2 महीने से हमने स्टैंड चेंज किया कि नहीं स्टॉक्स लेने हैं। तो इंडेक्स अनिल जी अभी भी मैं कह रहा हूं उथल पुथल, अभी आपने खुद ही कहा कि 2 दिन की गिरावट के बाद, वो 2 दिन की गिरावट में अनिल जी इंडेक्स की गिरावट हुई थी, स्टॉक्स तो वहीं के वहीं थे, कुछ भी किसी में कोई ऐसी कोई 19-21 की तो छोटी मोटी चलती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो इंडेक्स एक्शन अनिल जी सॉरी स्टॉक एक्शन अभी भी चलता रहेगा। ओके, स्टॉक एक्शन चलता रहेगा, और इसी स्टॉक एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी स्टॉक जो है आइडेंटिफाई हुआ है कि मतलब जो मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी बननी चाहिए आगे पीछे करके, अनिल जी स्टॉक है मैकडॉवेल अनिल जी अभी 980-83 को चल रहा है करंट फ्यूचर। हमें अगस्त की अनिल जी 980 की कॉल लेनी है, अगस्त सीरीज नेक्स्ट सीरीज की 980 की कॉल लेनी है 40 रुपए में, और अनिल जी 1030 वाली कॉल
आपको बेचनी है 20 रुपए में। तो अनिल जी 50 रुपए ऊपर की हम कॉल बेच रहे हैं 1030 वाली, और करंट इन द मनी एट द मनी कह सकते हैं ले रहे हैं। इसका कॉस्ट आएगी अनिल जी 20 रुपए। 980 प्लस 20 अनिल जी मैं 1000 रुपए का मतलब मैकडॉवल में फ्यूचर लॉन्ग हो गया हूं, और मुझे अनिल जी मतलब सेफ्टी तो कोई है ही नहीं, मैक्सिमम लॉस 20 रुपए है। और अगस्त का अनिल जी अगर मैं फ्यूचर लेना चाहूं तो वो ऑलरेडी 990 का चल रहा है, तो मैं अगस्त के फ्यूचर से सिर्फ 10 रुपए प्रीमियम से दे रहा हूं। किसी को अनिल जी अगर 1030 की नहीं बेचनी, ज्यादा पैसे मतलब कम लगाने हैं, ज्यादा एडवांटेज लेना है कि अच्छा लगता है, तो 1040-50 की बेच ले, थोड़ी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, बट अनिल जी स्टॉक में कन्विक्शन, और मुझे लगता है कि अनिल जी आगे पीछे करके 1050 से 1100 का भाव अगस्त में हमारे को अगस्त सीरीज में मैकडॉवल का देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑल सेड एंड डन मार्केट अनिल जी जितना मर्जी अच्छा लगे, मैं कह रहा हूं 1200 भी हो जाए, अपने को डिसिप्लिन में अनिल जी कभी चेंज नहीं करता कि कोई कह के 980 की क्यों ले रहे हैं, 1030-40 की क्यों बेच रहे हैं, फ्यूचर क्यों नहीं ले रहे हैं। अनिल जी ये डिसिप्लिन हमारे को 24 आवर्स 365 डेज अगले 10 साल पिछले 10 साल से बचाता रहा और बचाता रहेगा। तो इसलिए ट्रेड करने का तरीका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अनिल जी। तो इसलिए 980 की और ज्यादा इन द मनी लेनी है कोई ले ले, लेकिन अनिल जी ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है। बट जो स्टॉक ऑफ द मुझे अगस्त का भी बेस्ट लगता है वो मैकडॉवल है, और बाकी अनिल जी एक बार कल की एक्सपायरी हो जाए फिर बाकी स्टॉक शेयर करते हैं जैसे जैसे आइडेंटिफाई होते हैं। ओके, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पर बुल स्प्रेड आ रहा है आशु सर की तरफ से, इस समय खरीदारी करने की राय आ रही है। 980 की एक कॉल खरीदनी है, 1030 की एक कॉल बेचनी है। सर कॉस्ट क्या लग रही है इसकी, जरा एक बार फिर से बता देंगे। 20 रुपए दीपांशु, 20 रुपए, सिर्फ 20 रुपए। ओके, 20 रुपए की कॉस्ट पर आपको ये स्प्रेड बनाना है। अगस्त सीरीज के लिए बनाकर रखिए, अगस्त सीरीज की कॉल्स खरीदने की राय आ रही है आशु सर की तरफ से, और आराम से स्प्रेड को होल्ड करिए, एक्शन आपको इसमें आते हुए दिखेगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स वैसे हमारे बाकी एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहा है, और स्टॉक में आपको अच्छा मोमेंटम भी दिख रहा है। सचिन जी की तरफ से एक और कॉल है तैयार, आइए चलते हैं उनके पास। BTSWT बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर LIC में एक शॉर्ट कवरिंग की मूव आई थिंक अनलॉक होनी चाहिए। जिस तरीके से ओवरऑल यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन था पिछले 4 हफ्तों से, इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया था, एंड पूरी एक्सपायरी इसने एक ही पर्टिकुलर रेंज में निकाली है, 385 ऑन द लोअर साइड एंड 400 ऑन द हायर साइड। तो मुझे लग रहा है वापस ये 400 का जो लेवल यहाँ पर काटने की कोशिश कर रहा है जुलाई एंड अगस्त सीरीज दोनों में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम अनलॉक होना चाहिए, एंड लगभग 425 से लेके 440 ये 2 टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर पोजीशन आपको बनानी है। थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव रखना है, क्योंकि 4 हफ्तों के कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पर अगस्त सीरीज का ही फ्यूचर्स में रेकमेंड करूंगा। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 390-450 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 416 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 425 का। खरीदारी करनी है LIC के फ्यूचर्स में। इस पर खरीदारी करें। अगस्त फ्यूचर्स एग्जैक्टली 400 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। 425 और 440 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। आइए हिमांशु जी के लिए बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु सर। दीप, IDFC लिमिटेड नया हाई बनाने के लिए तैयार है। यहाँ पर एक काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करें। और यहाँ पर अगस्त के फ्यूचर्स में जैसा भी अनिल जी ने कहा उसमें खरीदारी करेंगे हम। 116 रुपये 70 पैसे के आसपास के करंट लेवल्स हैं। 116.70, 116.50 इस जोन में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 115 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक 121-122 रुपये तक के टारगेट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो IDFC लिमिटेड में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो IDFC यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह आ रही है आपके लिए। ये भी काउंटर मूव कर रहा है। एक्सपायरी के क्लोज हम देख रहे हैं, कई सारे स्टॉक्स में मूवमेंट आ रही है। ये थोड़ा कंसोलिडेशन में चला गया था काउंटर, बट अब आपको बढ़िया मूवमेंट दिखा रहा है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए एक्शन में है एक स्टॉक लेकिन कमजोरी की तरफ, और वो है कैन फिन होम्स। कल भी टूटा, आज भी टूटा। क्यों, वजह क्या है, बताने के लिए तैयार है वरुण। वरुण को सब पता है। वरुण क्या? नहीं जी, पता है, क्योंकि मैंने कॉन कॉल पूरी सुनी। अच्छा, कौन कॉल सुनी? अच्छा, मुझे लगा अदरवाइज पता है। ओके, 1 घंटा 11 मिनट की कॉन कॉल थी।
8:30 बजे शुरू हुई थी और इस कॉन कॉल को मैंने पूरा सुना है क्योंकि ये जानने के लिए कि ये मामला कितना बड़ा है। ओह अच्छा, कितना बड़ा, मुझे लगा कि कैसे हुआ है। कैसे वो भी बताया नहीं जी उन्होंने। तो सबसे बड़ी इनफैक्ट जो मैं कॉन कॉल सुन रहा था उसमें लोगों को अमाउंट से ज्यादा लेना देना नहीं था, ये मामला है क्या और क्यों हुआ, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी और सबने यही कंसर्न्स उठाए हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ मामला क्या है। तो मामला एक बेसिकली धोखाधड़ी का है और जो धोखा किया है वो बैंक के एम्प्लॉय ने किया है। इनके जो अंबाला ब्रांच है वहाँ पे धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहाँ पे इस कंपनी के एम्प्लॉय ने करीब 38.5 करोड़ के आसपास की धोखाधड़ी की है। अभी किया क्या है इन्होंने, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो बेसिकली जो डिसबर्समेंट्स होते हैं वो डिसबर्समेंट्स एक्चुअली कुछ फोर्स डिसबर्समेंट जो है इस कंपनी के जो एम्प्लॉय है उसने किए। और बेसिकली ये एम्प्लॉय वो था कि जिसके पास साइन करने की अथॉरिटी थी चेक्स पे। अब चेक्स पे साइन करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, या तो उस बैंक के मैनेजर के पास होती है, खासकर वही ये सब डिसबर्समेंट पे साइन करते हैं। और उसने ये जो फेक चेक्स है वो बना के जो पूरे पैसे थे 38.5 करोड़ के आसपास के, वो अपने और अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। ये पूरा धोखाधड़ी का मामला था। अगर आप देखेंगे तो इनका अंबाला ब्रांच जो है उसकी कुल पोर्टफोलियो साइज केवल 85-84 करोड़ के आसपास की है और उसमें से भी जो एसेट्स थे, एसेट बैक डिसबर्समेंट थे, वो केवल 40 करोड़ के आसपास थे। ये बैंक, ये कंपनी दरअसल करना ये चाहती थी कि एक सेंट्रलाइज्ड डिसबर्समेंट सिस्टम जो है वो ये बनाना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने एक नॉर्मल जांच शुरू की अपने हर एक ब्रांच की। और उसमें दरअसल इनको ये पकड़ में आया कि इस कर्मचारी ने जो फंड्स है वो डिसबर्समेंट के नाम पे अपने और अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। ये मामला हुआ था नवंबर 2021 का और क्योंकि जस्ट फॉर प्रिकॉशन इन्होंने और 6 महीने यानी कि अप्रैल 2021 से पूरी जांच की और उसमें अपने सारे ब्रांचेस की भी जांच इन्होंने की। उसमें केवल ये एक चीज़ है जो कि पकड़ में आई है। अब बैंक का ये कहना है कि इसका सीधा असर जो है वो कंपनी के मुनाफे में होगा, इसका एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि इससे एसेट्स का कोई रिलेशन नहीं है, केवल फेक चेक्स थे जो इन्होंने अपने अकाउंट में डाले। 100% प्रोविजनिंग कंपनी को करनी पड़ेगी। कंपनी ने कहा है कि जिस कर्मचारी ने काम किया है उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन रिकवरी जो है वो इतने जल्दी नहीं होने वाली। तो इस क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजनिंग करना होगा और कहीं ना कहीं कंपनी को नुकसान होगा। अब जो मैं सुन रहा था उसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि 38.5 करोड़, एक तो ये कोई बहुत बड़ी अकाउंटिंग एंट्री नहीं थी जिसको पकड़ नहीं पाए आप, तो इतना समय क्यों लगा। दूसरा, ऑडिटर्स क्या कर रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है कि ऑडिटर्स क्यों नहीं पकड़ पाए। और सबका यही सवाल था कि ऑडिटर्स क्या कर रहे थे। कंपनी का कहना है कि जो लोकल ऑडिटर्स है उन्होंने उस ब्रांच का ऑडिट किया था। अब जो भी हो, लगातार फ्रॉड के केसेस जो है कैनफिन होम्स में आते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो दूसरा फ्रॉड का केस है कैनफिन राजस्थान में इसके पहले हुआ था और इसलिए आप स्टॉक पर भी गिरावट देख रहे हैं। अमाउंट उतना बड़ा नहीं है बट डायरेक्ट हिट होगा प्रॉफिटेबिलिटी पर। बाय द वे अरुण, एक और एनबीएफसी फोकस में ले आइए और वो है आपके लिए बजाज फाइनेंस। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से बेहतर आया है, 3,440 करोड़ का मुनाफा आपको आते हुए दिखा है। अनुमान हमने लगाया था यहाँ पर 3,300 करोड़ का, तो 140 करोड़ से मुनाफे ने एस्टिमेट को बीट किया है। 2,600 करोड़ से बढ़कर आपका 3,440 करोड़ का मुनाफा है, तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया ग्रोथ, लगभग 30% की ग्रोथ आपने मुनाफे में आती हुई देखी है। ये तो जबरदस्त आंकड़ा आया ही है। एनपीएस वैसे भी इनके स्टेबल ही रहते हैं, अच्छी क्वालिटी की कंपनी रहती है, तो इनके एनपीएस थोड़ा घट कर आए हैं, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। 0.94 से घटकर 0.87% के हैं, 1% से कम के एनपीए रहते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ा अनुमान से कम आई है, 6,719 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है। हमारा अनुमान था 6,900 करोड़ का, तो करीब 180 करोड़ कम आई है नेट इंटरेस्ट इनकम अनुमान मुताबिक। बट 5,275 करोड़ से बढ़कर 6,720 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम आती हुई दिखी है, तो अच्छी ग्रोथ है। एनआईआई में हल्की सी अनुमान से कम है, मुनाफा डेफिनेटली अनुमान से ज्यादा है। निम्स ये देखना पड़ेगा, 10 से 10.5% की रेंज में निम्स एक्सपेक्टेड हैं। तिमाही दर तिमाही आधार पर पिछली तिमाही में भी निम्स 10.5% के ही थे। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना आते हैं, हल्की गिरावट का हम अनुमान लगा के चल रहे हैं, देखते हैं वो आंकड़ा कैसा रहेगा। कुणाल जी, थोड़ा स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है नंबर्स के बाद, मुनाफे में जबरदस्त उछाल देखा है, नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ी अनुमान से कम है बट अच्छी ग्रोथ दिखाकर आ रही है नंदलेस। क्या राय है चार्ट पर सर? खरीदने की राय है दीपांशु। देखिए चार्ट पर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। 7700 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था इंट्राडे चार्ट्स पर, जो कि अभी ब्रीच होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह का मोमेंटम बना है, मुझे लगता है कि 7900 और बाद में 8000 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। एक स्टॉप लॉस रखें 7600 के आसपास। मुझे लगता है कि 7900 का पहला टारगेट होगा खरीदारी की राय।
कंपनी का कहना है कि हाईएस्ट एवर लोन बुक करे हैं इन्होंने Q1 में सर। तो लोन ग्रोथ जो क्रेडिट डिसबर्समेंट एसेंशियली रहता है वो काफ़ी मजबूत रहा है इनकी तरफ से, ये कंपनी का कहना। तो क्रेडिट डिमांड तो इनको अच्छी आ रही है, लोन्स देने में कोई परेशानी नहीं आ रही। हाईएस्ट एवर लोन न्यू लोन्स बुक करे हैं इन्होंने, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली इंक्रीज भी दिखाए कस्टमर फ्रेंचाइज में सर। ओके, बढ़ते आगे और अब वक्त है सुमित जी के लिए एक बिगुल का और उसके बाद सेठी साहब भी जुड़ेंगे हमारे साथ। सुमित के सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। जी बाय का स्टॉक रडार पे है एफएमसीजी काउंटर, और एफएमसीजी काउंटर में जिस स्टॉक में लास्ट 2-3 दिनों में गिरावट देखने को मिला वो अभी तेजी के मूव में वापस से आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 471, 472, 471, 472 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है आईटीसी। आईटीसी के अंदर मोमेंटम बन रहा है। पिछले 3 दिनों की गिरावट के बाद अब लोअर लेवल से वापस से रिबाउंड दिखाने का शुरुआत किया है। कल के हाई के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है और यहाँ से आईटीसी के अंदर वापस से बाउंस बैक और पुल बैक ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। 485 पहला टारगेट, 490 दूसरा टारगेट। आईटीसी में खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 460, 462 का दिखाई दे रहा है। तो 460 के स्टॉप लॉस से आईटीसी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 485, 490 ये लेवल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिलेंगे, फिर ओवरऑल और ऊपर का मूव भी बनेगा। खरीदारी करें आईटीसी। जो वो डीमर्जर की खबर के बाद एडजस्टमेंट हुआ था वो वापस पूरा गेन करने की गेन कर दिया और वापस मजबूती कर दी। ये है कमाल तैयारी। बिल्कुल। चलिए तो आईटीसी पर करेंगे फोकस। सिटी साहब भी जुड़ने वाले हैं, उससे पहले 2:30 बज चुके हैं। स्ट्रैटेजी लेते हैं अनिल जी की तरफ से। हल्की नरमी है, 50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, 25 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स, 2.5 पॉइंट्स नीचे एसएनपी फ्यूचर्स। एशिया आज थोड़ा कमजोर हुआ था, सुबह अच्छा दिख रहा था अनिल जी, उसके बाद हल्की गिरावट, बट एशिया थोड़ा कमजोर बनते होते का। यूरोप में भी कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं है, इनफैक्ट फ्रांस के बाजार तो आपको बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। तो थोड़ी नरमी आपको ग्लोबल मार्केट्स में दिख रही है। हमारे बाजार एक्टिव है सर, क्या करना है इस समय बताइए। तेजी अभी तक तो बचे हुए समय के लिए तेजी का ही व्यू है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है। पहले क्या बताऊं, निफ्टी या बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी थोड़ा एक्टिव ज्यादा दिख रहा है। एक्चुअली आपने बीच में देखा होगा 2.10, 2.15 के आसपास मैंने टीज भी किया था कि बैंक निफ्टी आज के 2000 एक्चुअली बैंक निफ्टी ही कल के 2000 में देने का था, लेकिन एकदम से 100 पॉइंट भागा। राइट। और 40-50 पॉइंट तो हमारे बात करते करते भागा 40-50 पॉइंट और बढ़िया था, क्योंकि मेरा आइडिया था कि 45,925 के आसपास बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट दे रहा था ये। एनी पॉइंट बिलो 46,000 वॉज गुड, लेकिन चूंकि एकदम से 46,000 35-40 हुआ, फिर 46,000 75-80 हो गया स्पोर्ट लेवल, तो फिर मैंने कहा अब थोड़ा रुक जाते हैं, अगर नीचे मौका मिला तो देंगे। इन एनी केस पहले बैंक निफ्टी आपने पूछा तो मैं बता दूं, बैंक निफ्टी 46,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 46,000 के पुट पर 65 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 87 लाख शेयर हैं। उसके ऊपर अगर आप 3:30 बजे तक टिके रहते हैं तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी आपके लिए, और सपोर्ट अब 45,900-46,000 की रेंज में बैंक निफ्टी लेता रहेगा। एक बार 46,100 के पार निकलकर आज टिक गया क्लोजिंग वाले शो में अभी, तो ये आपको ऊपर में अगला टारगेट पहला 46,150-175 की रेंज का होगा, 175 मान लीजिए। उसके बाद दूसरा टारगेट जो डीप होगा 46,250 और 46,350, ये टारगेट के लिए तैयार है। अगर छोटे छोटे आपको चाहिए 46,150, 46,190, 46,250, 46,350, 4 टारगेट बैंक निफ्टी आजकल में आपको देने को तैयार है। नेचुरली कल के लिए तो फिर आपको ग्लोबल सपोर्ट चाहिए तो कल लाइफ हाई के आसपास पहुंचेगा, अदरवाइज आज 46,150, 190 तक की यात्रा कर सकता है बैंक निफ्टी। इतनी जगह तो आराम से बन रही है, और उसके बाद 100-150 पॉइंट और अभी जगह बन रही है। और अब पीछे से बैंक निफ्टी आया है अभी जोश में। सुबह से बैंक निफ्टी बिल्कुल ठंडा था, आपने देखा निफ्टी आधा % ऊपर था, बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट लाल निशान में भी था, लेकिन बैंक निफ्टी में जो कुछ भी होनी थी कमजोरी होगी, और अभी भी हल्का ही है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरा टारगेट है 46,150, 200, ये ऊपर की तरफ जो भी हो 3:20 पर हम और देखेंगे। 3 बजे तक 46,000 होल्ड होना चाहिए, अगर नीचे आता है तो ही समस्या है। निफ्टी 19,800 यही मेक और ब्रेक लेवल है। 19,800 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,65,00,000 शेयर का, और 3 बजे तक हम 19,800 के ऊपर बने रहते तो 19,835 और 19,875 के आसपास आज ही जाने की और कोशिश करेगा, यानी कि 40-50 पॉइंट की तेजी और बन सकती है। नीचे 19,700 के नीचे आप बंद होंगे नहीं, ये तो कंफर्ट है ही, क्योंकि जिस तरह से पोजीशनिंग बनी हुई है। सो 19,800 एक ही मेक और ब्रेक लेवल है, 46,000 एक ही मेक और ब्रेक लेवल है। निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल क्रिस्टल क्लियर है। आइए बढ़ते आगे, अब सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुलाकात की जाए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब, क्या है इरादा?
गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह है। पहला बताओ सर। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है रूट मोबाइल, जो अभी 1525 के लेवल पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 1600 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना 1495 रुपए का। ये कंपनी टेलीकॉम ऑपरेटर्स और ओटीटी प्लेयर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पर्टिकुलरली स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है इन द फील्ड ऑफ मैसेजिंग, फिर वॉइस और ईमेल, इन सब सेगमेंट के लिए। ग्लोबल ऑपरेशंस है फ्रॉम 20 लोकेशंस। फिर कुछ एक आध क्वार्टर पहले इन्होंने सऊदी अरबिया में भी नया चालू किया अपना सर्विसेज। एक बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनी है, अच्छा कस्टमर एडिशन है, फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। मार्च तिमाही बहुत अच्छी थी, 104 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो 47 करोड़ का पैट था पिछले साल मार्च क्वार्टर में। एबिटा मार्जिन थे अराउंड 22.4%। फिर एक जीरो डेट कंपनी है, और एक इस कंपनी ने पिछले साल बाईबैक भी किया था, 1700 के भाव से बाईबैक किया हुआ है। और ये भारत में अभी नया एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, जो कि मोबाइल फ्रॉड और जो पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन, इस सेगमेंट को एड्रेस करेगा। तो उस तरह से बहुत ही दमदार अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास। और इसके नतीजे आने वाले हैं परसों, और हमने हाल ही में देखा टांडा प्लेटफॉर्म जो इसी तरह की एक कंपनी है, उसके हाल ही में नतीजे आए थे, बहुत ही अच्छे नतीजे आए। और मुझे लगता है इस कंपनी के भी इस तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे। फिर FIS भी अच्छे खासे बुलिश है, अराउंड 28% स्टेक ऑन करते हैं, जिसमें गोल्डमैन सैक्स है, मैक्स लाइफ है, फिर बाजार के और दिग्गज निवेशक भी इसमें निवेशित है। तो ऑल इन ऑल खरीदारी करने की सलाह रूट मोबाइल में फॉर अ टारगेट ऑफ 1600, स्टॉप लॉस ऑफ 1495। 1600 टारगेट, 1495 स्टॉप लॉस। बताएं सर दूसरा स्टॉक। अनिल जी, आज का दूसरा स्टॉक है पनामा पेट्रो, जो अभी 300 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 320 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 295 रुपए का। ये कंपनी भी एक स्पेशलिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे ऑयल है, लुब्रिकेंट्स है, इसकी मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। और ये सब जो प्रोडक्ट्स बनाती है, इनका यूसेज होता है FMCG सेक्टर, पावर सेक्टर, टेक्सटाइल्स, फार्मा, इन सब में, रबर सेक्टर में भी काम होता है। और बाकी बहुत ही दमदार क्लाइंट लिस्ट है, डाबर, मेरिको जैसे इनके क्लाइंट्स है। फिर कंपनी ने हाल ही में कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, तो उसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगा। फिर इन्होंने इनकी एक UAE में भी फैसिलिटी है, वहां पे भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का एक्सपेंशन किया है, तो उससे मार्जिन में सुधार होगा। तो अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और 40% इनका जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 25%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 32%। फिर एक जीरो डेट कंपनी है, और बाजार के कई नामी गिरामी निवेशक इसमें निवेशित है। और वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 7-8 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इसके पीयर्स करीबन 45-50 के मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी बहुत अच्छा करेगा। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 320 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 295 का स्टॉप लॉस रखना। ओके, तो ये है आपके लिए 2 कैश कॉल सिटी साहब की तरफ से, रूट मोबाइल और पनामा पेट्रो। यहाँ पर करके चलें खरीदारी। 320 का टारगेट पनामा पेट्रो के लिए, 1600 का टारगेट रूट मोबाइल के लिए। BPCL के नंबर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आफ्टरनून बिजी होती है नंबर्स के लिहाज से। यहाँ पर नंबर्स, फर्स्ट कट नंबर जो आपको आते हुए दिख रहा है स्टैंड अलोन मुनाफे का है, 10,550 करोड़ का मुनाफा आपको आते हुए दिख रहा है। 8,110 करोड़ का अनुमान था मुनाफा, ये बढ़कर आया 6,500 करोड़ से लगभग बढ़कर अब आपका 10,550 करोड़ का है। और अनुमान से तो काफ़ी बेहतर आंकड़ा आपको आते हुए दिख रहा है जहाँ तक BPCL का सवाल है। बाकी नंबर्स भी यहाँ पर कैसे रहते हैं, इंटरेस्टिंग रहेंगे। जहाँ तक BPCL का सवाल है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू थोड़ा गिर कर आएगा। 1,12,000 करोड़ का रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1,18,000 करोड़ से गिर कर आने का। तो इस पर करेंगे फोकस। नंबर्स थोड़े और डिटेल्स में आने दीजिए, फिर करते हैं चर्चा। तब तक बिल्कुल मजबूत है, मजबूत नंबर से। आई थिंक मुनाफा तो बहुत ही बढ़िया है, 6,500 करोड़ से बढ़कर 10,500 से ऑल टाइम हाई मुनाफे का नंबर है BPCL के लिए। बहुत ही मजबूत नंबर आपको BPCL के नजर आएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अच्छी परफॉर्मेंस आती दिख रही। तो OMCs के नंबर्स की हो चुकी है शुरुआत, BPCL ने आती है, मेरे ख्याल से HPCL के भी एक आध दिन में ही आने की तैयारी में है, और IOC भी आने को तैयार है। तो अच्छे नंबर्स की शुरुआत होती दिख रही। BPCL आज आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। तो मुनाफा 10,000 करोड़, पिछली बार कब 10,000 करोड़ के ऊपर का मुनाफा दिखा था BPCL। आई थिंक ये हमारी बात भी हुई थी कि ये तिमाही की परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी वाइज
अच्छी रहनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड फॉर ओएमसी। मेरे को याद है आई थिंक जून की शुरुआत में सारी ओएमसीज आपको वन वे मूव भी देनी थी, बढ़िया तेजी में आई थी, वहां से एक्शन भी आ रहा है। अनिल जी की तरफ से भी कॉल आने की तैयारी में, 2 मिनट का इंतजार कर ले। बिल्कुल। तब तक जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत और लेते हैं जय का जैकपॉट। बताया जय। दीप, खरीदना है लाल पैथ लैब का फ्यूचर्स, ऑगस्ट फ्यूचर्स 2420 के आसपास, 1920 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना है। एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो 2360 का होगा। सो 2360 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है लाल पैथ लैब का ऑगस्ट फ्यूचर्स। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा मूव फर्दर आपको देखने मिल सकता है। मेरा ये मानना है दीप के नेट ओवरऑल अगर आप देखें तो ये स्टॉक में 2600 से लेकर 1800 की रेंज रही है एंड ब्रॉडर रेंज, और लोअर एंड ऑफ द रेंज से घूमा है, सो अपर एंड ऑफ द रेंज तक जा रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल टारगेट तो इसके 2600 के रहेंगे, बट देन शॉर्ट टर्म में विद स्टॉप लॉस ऑफ 2360 वन कैन बाय दिस एंड टारगेट 2520 एंड 2550। ओके, 2520 2550 के टारगेट के लिए डॉक्टर लाल पैथ लैब्स यहां पर करनी है आपको खरीदारी। अगस्त के फ्यूचर्स को खरीदारी करके आप चल सकते हैं। आइए लेते हैं अनिल जी से उनकी कॉल कल के 2000। बताएं सर। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कॉल है, बैंक निफ्टी खरीदारी करने की। आ गया 46,000 के लेवल पे मैं ये इंतजार कर रहा था कि थोड़ा नीचे आए तो फिर उसके बाद में कॉल दूं, तो 46,000 के लेवल पे आ चुका है। 46,000 पे लेना है। 45,900 925 अगर आ जाए गलती से 100 रुपये तो वहाँ ऐड करना है, और स्टॉप लॉस रखना है आपको। आज का लो है 45,804 का, 45,800 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। 100 पॉइंट नीचे लेना है, 100 पॉइंट नीचे, और वहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। टारगेट 46,075, 46,050, 46,190, 250, 4 टारगेट। 46,075, 46,150, 46,190, 46,250, ये 4 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में करनी है आपको खरीदारी। और अगर आपको लगता है कि भाई फ्यूचर्स में मामला रिस्की है तो फिर आप ऑप्शंस में खरीदारी कर लें। 46,000 का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद लें, वो भी आप कर सकते हैं। सूटेबल स्टॉप लॉस जो मैंने लेवल दिए उस हिसाब से लगा लीजिए। ओवरनाइट पोजीशन रखनी है। स्पॉट लेवल्स दे रहे हैं जो फ्यूचर्स में, मैं सारे स्पॉट लेवल दे रहा हूँ। मैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी में हमेशा स्पॉट ही देता हूँ, ठीक है। अगर आपको इंट्राडे में ही प्रॉफिट मिलता जाए, धीमे धीमे ऊपर मिलते रहेगा, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क आज काफ़ी ज़्यादा है। अभी आशु सर भी कह रहे थे कि थोड़ी हेजिंग करके चलना चाहिए, बड़ा दिन है, किसी भी तरफ बड़ा मूव आ सकता है। तो अगर ले भी रहे तो प्रॉफिट बुक करते चले, वापस मौका मिले फिर से लीजिए वापस प्रॉफिट। तो ये है आपके लिए, और कितना करना कराना वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। गॉट इट, ठीक है। चलिए, तो बैंक निफ्टी पर कॉल आ गया है अनिल जी की तरफ से, ये आप देख लीजिए। बीपीसीएल यहाँ पर आपकी जो आय आई है 1,13,000 करोड़ की आई है, अनुमान 1,12,000 करोड़ का था, तो बिल्कुल अनुमान मुताबिक आई है। 15,809 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आया है, 12,750 करोड़ के कामकाजी मुनाफे का अनुमान लगाया था। तो अनिल जी, अनुमान से बेहतर नंबर्स दिख रहे हैं। मुनाफे पर भी रेवेन्यू अनुमान से थोड़ा बेहतर है, कामकाजी मुनाफा बहुत ही बढ़िया आया है। तो वो जो भरोसा दिख रहा था, और मुझे याद है आपने कहा भी था Q1 की जो अर्निंग्स होगी शानदार आती हुई दिखेंगी, वो बीपीसीएल के नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। 14% के मार्जिन से 9.5% से बढ़कर 14% के इनके मार्जिन आए। हमारा अनुमान 11% का था। आपको जो पसंद हो लो सर, अपने पिछले 3 महीने से बात करें, HP, BP, IOC जो आपको पसंद ले। और बीपीसीएल मुझे याद है हमने 350 रुपये से शुरुआत की थी, 342 प्रिसाइजली, जहाँ से अब 390 400 हो गया है। अभी भी HPCL और IOC लेने का वक्त है, अभी भी। हाँ, रिजल्ट के लिए अभी भी ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट मजबूत आएंगे। और अभी वरुण थोड़ी देर पहले एक बता भी रहे थे, बीच में जब हमारे सेठी साहब अपनी कॉल्स दे रहे थे। वरुण बताओ। जी, 1,00,000 करोड़ का EBITDA आने वाला है FY24 में, तीनों कंपनियों का मिला के। तीनों कंपनियों सोचो, ये कमाई करने जा रही हैं ये तीनों, 1,00,000 करोड़ का EBITDA। मुझे बताओ पिछली बार कब एक तिमाही में 10,000 करोड़ मुनाफा बीपीसीएल ने? नहीं सर, याद नहीं है। तो मतलब ये तो तब है जब इन्होंने कोई खास दाम वाम बढ़ाए नहीं है, है ना। सेम रेट पे रखने के बावजूद ये हाल है। सो मुझे लगता है कि ये तेल कंपनियों के लिए ये तिमाही मतलब
4 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में तय 107 5 उंगलियां सर 4 नहीं 5 होती हैं, एक अंगूठा है। सबसे अच्छी बात तो अनिल जी है ना कि 106 रुपये अगर पेट्रोल है तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, तो वो इसके लिए स्टेबल ही है, तो वो कम होने की भी उम्मीद नहीं है। नहीं तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और तेल कंपनी के जाने माने विशेषज्ञ संदीप वागले साहब, हाँ, बीपीसीएल के भूतपूर्व और अभूतपूर्व एम्प्लॉय भी रह चुके हैं और एचपीसीएल आईओसी की चार्ट्स पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जरा अपने चार्ट्स के लिहाज से बताएं वागले साहब। वागले साहब है कि नहीं अभी शो में? अरे वागले साहब है कि? वागले साहब का कमाल ही है, जब हम याद करते तब शो में नहीं होते हैं। कोई बात नहीं, वागले साहब के प्रिय हैं हमारे, कौन है, सुमित जी ज़्यादा प्रिय हैं आजकल, ये समझ लगता है। सुमित जी नहीं, सुमित जी को बर्थडे, उनको ज़्यादा काम नहीं करवाते। आज थोड़ा ब्रेक दे देते हैं। हाँ, थोड़ा सुमित जी को ब्रेक दें। अच्छा, कुणाल जी अपने आप को वागले साहब के बराबर सीनियर समझते हैं, हाथ भी खड़ा कर रहे हैं। जी कुणाल जी बताएं सर। नहीं अनिल जी देखिए, वैसे तो मैंने हाथ खड़ा किया था, एक पिक ऑफ द डे थी हमारे पास। अच्छा, लेकिन अनिल जी देखिए, अब आपने कह ही दिया है तो अनिल जी मैं मान लेता हूँ, वागले साहब की अनुपस्थिति में आप चाहे तो उनसे चेक करवा लीजिएगा अनिल जी। क्या अनिल जी? वो मुझे बड़ा प्रिय समझते हैं अनिल जी, और मैं भी उनको बड़ा प्रिय समझता हूँ। हाँ, ये तो आपकी वो म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब के फाउंडर मेंबर्स हैं ना आप दोनों। बिल्कुल। अब तो अगर प्री समझते तो काम तो करो उनका। HPBP IOC के चार्ट देखिए, आप देख के तैयार रखें, 3 कंपनियों के चार्ट देखते हैं, थोड़ा समय लगेगा, तब तक एक बिगुल आशु सर के लिए सुन के सुल्तान आशु मैदान। जी आशु सर बताएं। अनिल जी पिछले हफ्ते मतलब 3 दिन पहले एक स्प्रेड दिया था बैंक निफ्टी का, 46,000 की एक कॉल लेनी है, 46,500 की 2 बेचनी है, उसकी कॉस्ट थी 100 रुपये। अनिल जी वो 120-25 रुपये चल रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ा मज़ा नहीं आया, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि 40-200 की तरफ एक मूव आनी चाहिए, बट अनिल जी वो जितनी देर से आएगी वो थीटा स्कैल्पिंग मतलब थीटा डिके हो जाता है, तो वो मज़ा नहीं आता, तो एक दिन रह गया है। तो अनिल जी जो व्यू अभी भी वही है कि बैंक निफ्टी में एक झटका 46,200 तक का आ सकता है, जिसकी अभी भी आप बात कर रहे थे। तो अनिल जी जो आपने जो दिया है ना, मैं उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ और क्लाइंट से भी शेयर कर रहा हूँ। 46,000 की अनिल जी जो भी आपने कहा एक कॉल लेनी है, वो 46,000 की एक कॉल लेनी है और 46,300 की 2 बेचनी है। तो अनिल जी ये स्प्रेड की कॉस्ट आएगी 50 रुपये। तो अनिल जी कल का पूरा मजा लेना है ना, मतलब अब जैसे आपने अनिल जी 40,000 की कॉल बोला ले सकते हैं, उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा है, 170 रुपए के करीब है, और 40,000 का निफ्टी है। तो अगर निफ्टी लेंगे, सॉरी बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी लेंगे तो अनिल जी 200 पॉइंट बढ़ गया तो आपका तो प्रॉफिट यूं बुक हो जाएगा, लेकिन अगर घट गया तो अनिल जी स्टॉप लॉस भी तंग करता है बहुत। तो 40,000 की आपकी कॉल को मैंने इंप्रोवाइज किया है, 40,000 की एक कॉल लेनी है, 46,300 की 2 बेचनी है, कॉस्ट आएगी सिर्फ 50 रुपए। मीन्स 40,050 के ऊपर चलता है और कहीं जाता है तो हमारा प्रॉफिट बिल्कुल शुरू हो जाएगा। और सेफ कहां तक है अनिल जी? 46,600 तक। तो 46,600 तो अनिल जी मुझे कहीं से भी नहीं, मतलब मार्केट है, होने को कुछ भी हो सकता है, बट कहीं से भी नहीं लगता, क्योंकि जो मुझे बेस्ट केस सिचुएशन लगती है 46,300 लगती है, और अगर वहां आ जाएगा तो स्प्रेड में अनिल जी जैकपॉट लग जाएगा। तो बैंक निफ्टी का अनिल जी ये जरूर रखना चाहिए। और मैं निफ्टी का अनिल जी फिर बोल रहा हूं, प्रोटेक्टिव पुट्स जरूर हाथ में रखनी चाहिए। अभी 800 रुपए वाली पुट 50 रुपए चल रही थी, अभी 60-65 का भाव हो रहा है। मतलब ये अनिल जी जो झटके आ रहे हैं ना, सारा दिन जो तेजी अच्छी रही है, ये फिर बोल रहा हूं अनिल जी, दोनों तरफ जो आपने कहा तूफान आ सकता है। 10 का विक्स है अनिल जी, लोवेस्ट एवर इन दी हिस्ट्री, और अनिल जी इतना बड़ा दिन है, मंथली एक्सपायरी है, तूफान में ये अनिल जी ऑप्शन जरूर हाथ में होनी चाहिए और स्प्रेड से काम करना चाहिए। मतलब मैं तो बहुत प्रमोट करता हूं अनिल जी, बाकी जैसे भी कोई लगे। तो ये एक अनिल जी एक लिमिटेड कॉस्ट का बैंक निफ्टी का स्प्रेड है, और निफ्टी का अनिल जी चाहे 800-700 कुछ भी एक पुट स्प्रेड किसी भी तरह का 1:1 मेरे को लगता है अनिल जी जरूर हाथ में होना चाहिए प्रोटेक्टिव। बिल्कुल, अगर आपको और ज़्यादा सावधानी और सेफ्टी चाहिए तो चाहे तो आप ऑप्शन ऊपर के बेच भी सकते हैं। 46,000 का कॉल ऑप्शन खरीदे, 46,300 के 2 बेचें, ये राय है आपके लिए। आशीष सर की तरफ मेरी राय थोड़ी सी अलग होगी। अच्छा, अगर कॉल बेचनी ही है तो एक ही बेचना चाहिए आज। अच्छा, 2 नहीं बेचनी चाहिए। क्यों? कल गलती से कल गैप अप हो गया तो अगर समझो आज सब कुछ होने के बाद अगर डाउ 400-500 कूद गया ऊपर तो, और कल आप लाइफ हाई के ऊपर खोले तो करेक्ट, एक बेचने तक तो मैं मतलब मैं आशीष जी ने बोला था 2-3 बार के इम्प्रोवाइज कर देता हूँ, तो मैं इतने इम्प्रूवमेंट के लिए तो ओपन हूँ। पर
परफेक्शन तक नहीं जाना चाहता। हाँ, एक कॉल के सामने एक कॉल बेचने का इंप्रूवमेंट तो मैं कर सकता हूँ, एक कॉल के सामने 2 कॉल बेचने का परफेक्शन थोड़ा मतलब मुझे रिस्की लगता है। लेकिन वही वाली बात है, किसी को कितनी रिस्क लेनी है उस हिसाब से, किसी को लॉन्ग साइड पर रिस्क लेनी है तो खाली कॉल खरीदे, किसी को शॉर्ट साइड पे भी रिस्क लेके चल सकता है तो 2 बेचे, तो कोई बैलेंस चलना चाहे तो 1 कॉल ले ले, 1 बेचे, 300 पॉइंट का जो गैप है उसको एंजॉय करें। अपने अपने हिसाब से आप बनाएं स्ट्रेटेजी, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्क है आपकी, पैसा है आपका, लॉस या प्रॉफिट भी है। कोई ऐड की लाइन थी ना, हाँ जिंदगी है आपकी, हाँ वो हेलमेट वाली, हाँ ऐसी कुछ थी ना। नहीं, आखिर सर है आप, सर है आपका, जिंदगी सर के ऊपर हथौड़ा मारते हैं, हथौड़ा मारते हैं, कोकोनट वाली। हाँ, एक नारियल ऐसे रखा, उसका हथौड़ा मारा टूट जाए, दूसरा नारियल रखा ऊपर हेलमेट लगा दिया, हथौड़ा मारा नहीं टूटा। मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। हाँ ये वाली थी। क्या वो एक्चुअली मुझे याद है, क्या होता है वो शुरू से कर रहे हैं ना तो पूरा याद हो जाता है, बीच में कहीं पूछो ना तो वैसा एसोसिएशन का। हाँ, गाने में भी बीच में अंतर से कई बार शुरुआत करते तो मुश्किल है, शुरुआत से बोलो पूरा गाना याद आ जाएगा। आइए नितिन जी तैयार है बिगुल के साथ, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पे 19,750 की कॉल ऑप्शन लेंगे। 19,750 की कॉल ऑप्शन मुझे 65 रुपए में मिल रही है, और जिसका आज का डे लो है आपका 46 का, तो आपको 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। यानी आप 65 में ले रहे हैं, 40 का स्टॉप लॉस हो गया, 25 रुपए का मेरा रिस्क है, डे लो के नीचे का स्टॉप लॉस रखा है। और फिर इसके फर्स्ट टारगेट होंगे करीब 90 के आसपास, और 90 के ऊपर जाएगी तो फिर इसके 105 रुपए का टारगेट होगा। तो हम 64-65 पे 19,750 की कॉल ऑप्शन लेंगे। ओके, आपके लिए नितिन जी की तरफ से 19,750 की कॉल खरीदने की राय। शुक्रिया सर अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए चलते हैं हिमांशु जी के पास, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, कॉल देने से पहले एक छोटा सा अपडेट ये था कि बजाज फाइनेंस के अभी नंबर्स आए हैं, और जिस तरह से क्रैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है तेजी की पोजीशन से अगर किसी के पास है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो एकदम वीक होता हुआ नजर आ रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक स्ट्रेट 7200 रुपए तक भी गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सिर्फ एक अपडेट था। जो मेरी कॉल है वो है पीवीआर आइनॉक्स में, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉक एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, और यूजुअली सचिन इसको कवर करते हैं। आई वाज वंडरिंग कि शायद उनकी तरफ से इस पर कॉल है। 12 पीवीआर आइनॉक्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। मुझे लगता है कि एक अच्छे राउंडिंग बेस बनाने के बाद स्टॉक अपमूव के लिए तैयार है। और अगस्त फ्यूचर्स में 1536-1537 रुपए के करंट लेवल्स हैं। 1525 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। अपसाइड में 1575 और 1590 रुपए तक के 2 टारगेट्स पीवीआर में आते हुए नजर आ सकते हैं। 90 के टारगेट्स लिए पीवीआर पर करें खरीदारी, ये है काउंटर एक्शन में। बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएस डबल टी। बताएं सर। ये इनफैक्ट हमने हमारे क्लाइंट्स को थोड़ी देर पहले ही रेकमेंड किया है, एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी शानदार तेजी के लिए स्टॉक पोजीशन है। अगर हम अगस्त के लेवल्स देखें तो मुझे लग रहा है 1620 तक अभी एक हेडरूम अवेलेबल है काउंटर में, एंड जिस तरीके से इसके 30 मिनट्स चार्ट पे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, उसका प्राइस टारगेट भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास जा मिल रहा है। तो आई थिंक 1620 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर पोजीशन आपको लॉन्ग्स में रखनी चाहिए। एंड फ्यूचर्स के लिहाज से, अगस्त फ्यूचर्स के लिहाज से मुझे लग रहा है 1523 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। सो 1523 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनानी है पीवीआर के अगस्त फ्यूचर्स में 1620 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए पीवीआर आइनॉक्स, इस पर एक्शन आते हुए दिखेगा। बैक टू बैक भरोसे वाली कॉल्स हिमांशु जी और सचिन जी की तरफ से। वरुण, कोई फिल्म रिलीज हो रही है शुक्रवार को? पता नहीं, हो नहीं पता? नहीं मुझे लगा सारी चीजें खाली कुशल को नहीं पता होती। मूवीज के बारे में तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, किस के बारे में आपको नहीं पता होता? मूवीज ज्यादा से ज्यादा, और क्या। क्रिकेट तो पूछ सकता हूँ ना।
आप मार्केट के बारे में आप किसके लिए आए? अच्छा ये बताइए। मैं तो एक्सिस बैंक वही बता दो, मैं कोई और पूछूंगा उससे बड़े एक्सिस बैंक जिसके लिए आप आए उसी का बता दो। तो चलिए एक्सिस बैंक बता देता हूँ मैं कैनफिन एक्सिस इसके लिए आया था। तो एक्सिस बता देता हूँ क्या होने वाला है उसमें। तो नतीजे ग्रोथ अच्छी होगी वहाँ पे, लोन ग्रोथ 22 से 25%, डिपॉजिट ग्रोथ 20 से 22% के आसपास, एनआई में करीब 28% के आसपास की ग्रोथ होगी, 12,000 करोड़ पे आएगा, और मुनाफा करीब 42% बढ़ेगा, 5,840 करोड़ पे आ सकता है। इस कंपनी के नतीजों में आपको सिटी का इम्पैक्ट देखने मिलेगा, क्योंकि जो सिटी का इंटीग्रेशन था उसका पूरा इम्पैक्ट जो है 3 महीने का वो इस क्वार्टर में आपको देखने मिलेगा। इसके लिए हो सकता है कि एनपीएस हो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो, इसमें आपको या तो ज़्यादा बढ़त देखने मिले या फिर गिरावट देखने मिले। इसके जब नतीजे आएंगे तो उस पर एक साथ मत जाना, थोड़ा वेट एंड वॉच करना, पूरा बरोबर से पढ़ना, उसके बाद देखना कि किस तरह का रिएक्शन होता है। हालांकि मार्केट बंद होने के बाद ही आने वाले, जहाँ तक है याद रखिएगा पिछले बार कंपनी ने पूरा का पूरा जो भी लॉस लेना था सिटी के इंटीग्रेशन का वो ले चुके हैं, लेकिन इस बार जो इम्पैक्ट होगा वो ऑपरेशनल इम्पैक्ट होगा, तो वहाँ पे नजर रखिएगा। बहुत बढ़िया। तो ये है एक्सिस बैंक के नतीजों का अनुमान। तो वरुण आपसे सवाल मेरा ये है कि आप रणवीर सिंह को जानते हैं? किसको? रणवीर सिंह। हाँ। आलिया भट्ट को जानते हैं? हाँ, वो अच्छा, उनकी मूवी आ रही है, नाम नहीं पता। RRKP के जानते हैं? रॉकी ईरानी, वो जो भी है। बीच में के पे तो के लगाना है, प्रेम कहानी हो जाती है। अच्छा, प्रेम कहानी इजी है, बस आपको पता तो है फिल्मों के बारे में, क्या नहीं पता आप बताओ। अनिल जी पता नहीं था, इस फ्राइडे आ रही है, पिक्चर का नाम भी नहीं पता था। सिर्फ ये करण पता जौहर को जानते हैं? हाँ जानता हूँ, सिर्फ ये पता था कि रणवीर की और आलिया की पिक्चर आ रही है। वो करण जौहर ने बनाई है। करण जौहर की है? करण जौहर की तो है मेरे ख्याल से, तो करण जौहर की जाता है। नहीं होगा तो वरुण ने चेक करके आए ना, हम तो अंदाज से बोल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से करण जौहर की फिल्म है या अच्छा। हाँ। तो चलिए ये है आपके लिए पीवीआर में तेजी की 1 बजे। अच्छा, बंसल जी कुछ कहना चाहता है। बंसल जी का भी क्या है, एक जमाने में तख्तो ताज था। हाँ, पीवीआर पे। हाँ, फिल्मों के मामले फिल्मों में करेक्ट। धीरे धीरे जैसे ना फिल्में देखना छोड़ दिया या कम कर दिया, तो उसके बाद वो राजपाट चले गए इनके। अब जी बंसल जी कुछ वापस से क्लेम करना चाहते हैं हम? नहीं अनिल जी, पूरी अनिल जी ओपन हैमर 12वीं पूरी अनिल जी इंग्लिश की देख के आया और रिव्यू नहीं डाला अनिल जी, लैंग्वेज बैरियर था। और ये रॉकी और रानी अनिल जी, इसकी टिकट्स अनिल जी बुकड हैं। और इसमें खास बात ये है कि करण जौहर की मूवी है अनिल जी, बट ऑर्डिनरी मूवी नहीं है। उनके 25 साल हो रहे हैं, जैसे आपके स्पेशल 25 थे ना, तो 25 स्टॉक रॉक कर रहे हैं। तो अनिल जी करण जौहर ने भी काफी बैक टू बैक फ्लॉप दिए हैं, तो इससे शायद टर्न अराउंड हो। ये उनकी 25 ईयर वाली स्पेशल मूवी है, ऑर्डिनरी मूवी नहीं है ये। 25 साल? क्या बात है। मैंने भी इसका एक ट्रेलर देखा था। हाँ, वो एक्चुअली मैं ना कुछ ट्विटर पे कुछ कर रहा था, पता नहीं बीच में ट्विटर पे इंस्टा पे अपने आप ट्रेलर आ गया। आजकल एक तो ये बड़ा झंझट है, अपने आप ही आ जाता, फिर अच्छा आ गया तो फिर देख चल ही रहा, तो रणवीर सिंह आलिया भट्ट का ट्रेलर देख ही लो ना फिर। ऐसा तो मेरी जनरल नॉलेज थोड़ी सी जो आपसे इस मामले में ज़्यादा निकली, उसकी वजह यही थी। मूवी भी देखेंगे? हाँ, मूवी भी देखेंगे। बंसल जी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, उनके रिव्यू पे। बंसल जी का रिव्यू अगर अच्छा है तो ही देखेंगे, हम तो बहुत क्लियर है, बंसल जी के रिव्यू के बगैर हम जाते ही नहीं। बंसल जी 10 में से 8 को खराब बोल रहे, पैसे बच जाते हैं अपने, और समय तो बचता है, वो बचता है, समय और पैसा दोनों बच जाता है। तो बंसल जी देख के आएंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे। आइए, सनी अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। एसबीआई कैब से जरा एसबीआई सिक्योरिटी से उनसे भी बातचीत की जाए, मुलाकात की जाए। सनी जी, नंबर्स के बाद थोड़ा बजाज फाइनेंस वापस फिसला है। एक बार तो ऐसा लगा कि सनी जी 1 मिनट रुकिएगा जरा, कोई लुपिन को लेके बड़ी खबर आ रही है। दवाई के लिए मंजूरी मिली है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया से टियोट्रोपियम कैप्सूल को मंजूरी मिली है। ये खबर आपको आती हुई दिख रही है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये ढूंढने की कोशिश करेंगे, बट पल्मोनरी डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। खबर के बाद स्टॉक थोड़ा एक्शन में भी आपको दिख रहा है। तो हल्की फुल्की खरीदारी आ रही है लुपिन में। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टियोट्रोपियम कैप्सूल को मंजूरी मिली है। ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। पर बजाज फाइनेंस की बात कर रहे थे सनी जी, जरा राय दें। नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट बजाज फाइनेंस के अच्छे दिख रहे हैं, निम्स का आंकड़ा आना बाकी था, थोड़े गिरावट का हम अनुमान लगा रहे थे, बट स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट आई है। सर, कोई व्यू बजाज फाइनेंस? फाइनेंस के
YOY नंबर बेहतरीन है और एट द सेम टाइम अगर मैं Q-on-Q नंबर की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं एक फ्लैटिश परफॉर्मेंस हमें देखने मिला है बजाज फाइनेंस में। मुझे लगता है कि ऐसे कोई निगेटिव न्यूज मतलब ऐसे कोई देखने में नहीं आया है। हालांकि जब कंपनी के कॉन कॉल होंगे और उसमें जब ग्रोथ का जब डायरेक्शन मिलेगा तो ज्यादा आइडिया लगेगा कि आगे जाके क्या होगा। एक मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में कहीं ना कहीं एक स्ट्रीट को ये भी डर है कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो लिस्टिंग होगा 2 या 3 महीने के बाद, मे भी उसके कारण कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन प्रीमियम जो बजाज फाइनेंस कमांड करता है उसमें कुछ हल्की हल्की सी गिरावट हो सकती है। बट अगेन वो 3-4 महीने की बात है। फिलहाल तो नंबर हेडलाइन नंबर ठीक लग रहे हैं, Q-on-Q फ्लैटिश नंबर है, YOY काफी अच्छे नंबर को दिखा है कंपनी। चलिए QOQ आई थिंक थोड़े कंसर्न्स आते हुए दिख रहे हैं सर को जब वो बात कर रहे हैं, शायद उस रियलाइजेशन के बाद गिरा है क्योंकि नंबर्स तो ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे थे, अनुमान से थोड़ा बेहतर ही मुनाफे का आंकड़ा था, नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ी अनुमान से कम आई थी, बट उसके बाद स्टॉक में आपने एक भारी भरकम गिरावट आते हुए देखी है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर भी करते हैं। बैलेंस दे रहा है 19,800 के आसपास थोड़ी रेजिस्टेंस आती हुई दिख रही है, बट PNB के नंबर्स आए थे आज और दोपहर में आए थे, उसके बाद 5% ऊपर है, ये काउंटर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 5% की बड़ी तेजी PNB आपको दिखा रहा है। और पीरामल भी सुबह हम बात कर रहे थे 1000 के ऊपर गया था, अब 1100 के लेवल्स आपको पीरामल में आते हुए दिख रहे हैं, तो ज़बरदस्त एक्शन इन दोनों स्टॉक्स में आपको बनते हुए दिख रहा है। एक बार जय से जरा पीरामल के चार्ट पर भी राय ले ली जाए। जय जरा देखिए पीरामल बढ़िया मूव आज बनी हुई है, तेजी में है, जरा राय दें क्या करना है अब इसमें। बिल्कुल दीपांशु, एक ज़बरदस्त मूव आया है इसमें, इनफैक्ट एक ब्रेकआउट भी मैं कहूँगा कि इसमें देखने मिला है ओवरऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ 1000, बिकॉज दीप 1000 के आसपास के लेवल्स थे, 970 के आसपास जब इसमें एक गैप अप ओपनिंग हुई थी एक महीने पहले, और उसके बाद ये स्टॉक एक मोमेंटम इसमें डाई हो गया था, मोमेंटम वीक हो गया था मैं कहूँगा, बट देन उसके बाद जो हिसाब से अब 1000 के ऊपर निकला है ये स्टॉक, दी नेक्स्ट टारगेट जो इसका निकल कर आ रहा है दैट कम्स टू 1160, 1160 नेक्स्ट टारगेट इसका निकल कर आ रहा है, उसके ऊपर जाएगा सो और भी फर्दर अप मूव मिल सकता है आपको, बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये स्टॉक एक क्लियर कट अप ट्रेंड में। तो ये है आपके लिए पिरामल 1090 का बड़ा एक्शन। आज ही सुबह ही 1000 देखा था हमने क्रॉस करते हुए, देखिए 1100 आ गया वहां से, बिल्कुल दीप चल नहीं है, उसमें कोई सवाल नहीं, NBFC सब बढ़िया ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए इस बीच GST काउंसिल की बैठक होने जा रही है, अगली बैठक में काफ़ी कुछ एक्शन होने वाला है और गेमिंग बिजनेस को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स आ सकते हैं। हमारे संवाददाता तरुण हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर बताने के लिए, इनफैक्ट लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण बताइए कब है बैठक और क्या बड़े अपडेट्स हैं? बिल्कुल सर, जो ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के लिए जो 11 जुलाई की जो बैठक थी उसमें ये फैसला लिया गया था कि फुल वैल्यू पे 28% GST लगाई जाएगी, और अब वित्त मंत्रालय जो है वो GST काउंसिल की अगस्त 2 को बैठक बुला रहा है, और इस बैठक में ये फैसला होगा कि जो फेस वैल्यू की डेफिनेशन है वो क्या हो, क्या वो सिर्फ एंट्री लेवल पे जब आप पेमेंट करेंगे तब आप पे लगे, या जब आप वापिस यदि आप कोई टोकन खरीदते हैं तो क्या उस पे भी आपको 28% GST देना होगा। ये एक जो फेस वैल्यू की जो डेफिनेशन है उस पे क्लैरिटी जो है वो अगस्त 2 की बैठक में लाई जाएगी। फिटमेंट कमेटी और लॉ कमेटी दोनों ही अपनी रिकमेंडेशन उससे पहले भेज देगी। तो ये एक तरीके से एक एजेंडा के लिए ये मीटिंग एक तरीके से बुलाई जा रही है और वो अगस्त 2 को है। इसके साथ साथ किस तरीके के रूल्स ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग के लिए होंगे, या क्या क्या अमेंडमेंट जो है वो जो मानसून सत्र में लेकर आने की जो तैयारी है उस पे भी फैसला GST काउंसिल की इस बैठक में होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है अगस्त 2 की बैठक, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो तीनों पे ही 28% का फैसला तो हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग पे एक जो कंफ्यूजन जो है कि फेस वैल्यू किस तरीके से डिसाइड होगी, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उस पे फैसला अगस्त 2 को हो सकता है। और इसी के लिए वित्त मंत्रालय ने ये जो बैठक है वो अगस्त 2 को बुलाई है, क्योंकि उसके बाद 9 दिन का समय रहेगा मॉनसून सत्र चलने में। तो वित्त मंत्रालय का प्लान है कि मॉनसून सत्र में ही इसको पास करवा लिया जाए, और उसके बाद 50% जो स्टेट्स हैं उनको भी अपने राज्यों में ये इस पे अपने अपनी विधानसभा से इस चीज का अप्रूवल लेना होगा, तो वो भी कर लिया जाए। तो अगले 3 महीने में पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाए कि किस तरीके की फेस वैल्यू का ट्रांजैक्शन होगा, ऑनलाइन गेमिंग पे कैसे फेस वैल्यू का ट्रांजैक्शन होगा, कैसीनो में किस तरीके का ट्रांजैक्शन होगा। इन सब पे क्लैरिटी अगस्त 2 के बाद आती हुई हमें दिखाई देगी। ओके, तो चलिए
डेल्टा कॉप पर रखिए नज़र, थोड़ा स्टॉक एक्शन में आज है ही नतीजों के बाद, और चर्चा होने वाली है ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो से जुड़े जीएसटी के मुद्दों पर। आज हार्दिक देबर साहब हमें कह भी रहे थे कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं नई दरें, और उन्हें एक्सपेक्टेशन है कि शायद यहाँ पर कुछ और सोच विचार होने वाला है। तो 2 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, उस पर नज़र। आज डेल्टा थोड़ा एक्शन में भी है, नतीजों के बाद भी मूव है, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है। बट एक बार आशु जी से पूछ लिया जाए। आशु जी, खबर के बाद बड़ा रिएक्शन आया था, खबर से पहले तो स्टॉक में बड़ी तेजी बनी हुई थी, अब खबर आ रही है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के भी थोड़ा और सोच विचार होगा। ट्रैक कर रहे हैं आजकल डेल्टा सर? बिल्कुल कर रहे हैं दीपांशु। मैंने बोला था कि वर्स्ट केस में भी 160 180 में अगर आए तो, और बीच में आया भी कि वहां लेना चाहिए, कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। और दीपांशु, मतलब इतनी इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, अनिल जी ने सुबह मैं इंटरव्यू में भी बात की थी, मतलब जो दुनिया में कहीं नहीं होता वो इस तरह की रेगुलेशन लाना, मतलब कहीं ना कहीं ये तो मौकरी है, मतलब एक हर बात की। तो आपने रिजल्ट देखे दीपांशु कितने अच्छे हैं, और अभी जो आने वाले जो अगले 2 क्वार्टर्स हैं वो तो बेस्ट क्वार्टर्स होते हैं डेल्टा के लिए। तो मतलब एक कंपनी जिसका बिजनेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसको इस न्यूज़ के चलते अब नीजक रिएक्शन कभी ज़्यादा भी आता है, कभी थोड़ा डेंट हो सकता है, बट आगे पीछे करके दीपांशु हमने सब देखा कि अगर ओवर ए पीरियड हम देखें, आज हम ये बात कर रहे हैं, अभी 175 भी आ गया था, 1 साल बाद बात करेंगे शायद ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ऐसे में स्टॉक्स में थोड़ी सी दिक्कत जरूर रहती है, बिकॉज रेगुलेशन इस तरह की है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, इसीलिए ऐसी वैल्यूएशन नहीं मिलती। नहीं तो जिस तरह के रिजल्ट है तो 400 रुपए का भाव भी हो जाए और आगे विजिबिलिटी नजर आए जिस बिजनेस के अंदर, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस, के कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिएक्शन आ जाता है। बट अदरवाइज दीपांशु, मतलब 150 पौने 200 में कोई स्टॉक खराब नहीं है, मतलब सब कुछ चलता चलाता है, और कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज टेकन इनटू स्ट्राइड। बट वो आने में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है। तो आई थिंक इफ समबडी कैन राइट द टाइम, अभी क्या है कि हमें पेशेंस नहीं है दीपांशु, राइटफुली भी नहीं है, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, इतने सारे स्टॉक्स हैं, पैसा तो मेरे पास भी लिमिटेड है, आपके पास भी लिमिटेड है, कि कितने स्टॉक्स लेंगे। तो लगता है कि इसको रुक के कहीं और 2-4 चीजें लेने जो चल रही हैं। बट अदरवाइज अगर किसी को एक स्प्रेड पोर्टफोलियो रखना चाहिए तो डेल्टा होना चाहिए उसके अंदर स्टॉक होना चाहिए। आशु जी का तो पूरा भरोसा है इस काउंटर पर, रखते हैं इस पर नजर। फिलहाल स्टॉक थोड़ा एक्शन में आ भी रहा है। बजाज फाइनेंस, हम वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी बड़ी गिरावट आई कहाँ। थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड करी है, बाकी सारे आंकड़े तो ठीक दिख रहे हैं। प्रोविजंस का आंकड़ा बढ़कर आया है, लोन लॉसेस एंड प्रोविजंस का आंकड़ा 755 करोड़ से बढ़कर 995 करोड़ का है। तो 32% की ग्रोथ आपने प्रोविजंस में आती हुई देखी है। आई थिंक वहां से बाजार को एक थोड़ा डर आते हुए दिखा है कि प्रोविजंस में 32% की ग्रोथ, साल दर साल के प्रोविजंस की मैं बात कर रहा हूं, 32% बढ़कर आए हैं इनके लिए। आई थिंक वहां से एक रिएक्शन जरूर आपने आते हुए दिखा है जहां तक बजाज फाइनेंस का सवाल है। तो नजर रखिए, स्टॉक में एक शार्प रिएक्शन आ रहा है इस समय। कैश का ऑप्शन, चलते हैं जय ठक्कर के पास। बताया जाए। ये दीप, मॉर्निंग में तो फिन निफ्टी दिया था दीप, एंड उसमें तो टारगेट्स हासिल हुए हमारे, एंड 170 वाला कॉल 231 चले गया था, एंड एक अच्छा मुनाफा वहाँ पे देखने मिला। अब जो कॉल है वो है बैंक निफ्टी का 3 अगस्त की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, 46,200 के स्ट्राइक का, 288.5 ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदने की सलाह है। बैंक निफ्टी का 46,200 का कॉल दी नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का। रीज़न बेन के इन केस अगर कल की एक्सपायरी फ्लैट हो गई, बिकॉज मोर ओवर अगर आप देखेंगे तो ये वीक इवेंटफुल है काफ़ी, एंड एक रेंज भी बनी हुई है 46,200 एंड लगभग 45,600 800 ये रेंज है। अपर एंड ऑफ द रेंज तक जाएगा, वो रेंज निकालता है कि नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखने के लिए। यानी साइडवेज रह गया तो जो थीटा डीके है वो इसमें थोड़ा कम होगा, इसीलिए 46,200 का कॉल नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का दीप सजेस्ट किया है, जहाँ पे स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 160 का। 15 का लॉट हो चुका है, इसलिए थोड़ा मैं वाइडर स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा हूँ, कीपिंग इन माइंड द रूपी और वैल्यू टर्म स्टॉप लॉस। एंड टारगेट्स ऊपर में दीप इसके निकलेंगे। पहला टारगेट रहेगा 435 का 435, सेकेंड टारगेट विल बी 510, 435 510 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे। 46,200 का कॉल ऑप्शन। व्यू शॉर्ट टर्म में एक बाउंस का है डेफिनेटली इन द बैंक निफ्टी।
निफ्टी पर बाउंस का व्यू है और बैंक निफ्टी फिर से डे हाइस पर आता हुआ दिख रहा है। 45,000 के आसपास हमने रिकमेंड किया था, वहां से वापस से करीबन 70-75 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में बन चुकी है। तो अच्छी एक्शन बैंक निफ्टी में आती हुई दिख रही है। स्पॉट लेवल के हिसाब से 75 पॉइंट ऊपर है जहां से हमने रिकमेंड किया था। और अब जय भी आपको 288 में एक कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 160 के स्टॉप लॉस के साथ। आशीष तैयार है, पूरी सीरीज आशीष के लिए बड़ी एक्शन बनी रही है। क्या अब आज और कल एक्शन कम होगा, ये है बड़ा सवाल आशीष के लिए। बैन से बेनिफिट आशीष, अब ये मत बोल देना कि कल और कोई स्टॉक बैन में जाने वाला है। कल आखिरी दिन है, पहले तो निकाल किसको रहे हो बाहर, पहले बाहर निकाल देता हूँ सर। 2 स्टॉक है कैनरा बैंक के 79.5% हो गई है, 80% से नीचे आ गया, स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। और दूसरा स्टॉक है, ये बैन में बना ही रहता लगातार, लेकिन अब फाइनली क्योंकि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस बाहर आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है सर, 78.67 है, 80% से नीचे आ गई, ये भी स्टॉक जो है बैन से बाहर आ जाएगा। बाकी आरबीएल बैंक 88% है, डेल्टा कॉप 89% के करीब है, सन टीवी है 92%। तो इनको बैन में रहना ही पड़ेगा एक दिन के लिए और। लेकिन सर एंट्री में भी स्टॉक्स आ रहे हैं और रोल ओवर के चलते भी पोजीशंस बढ़ सकती हैं। लेकिन पीएनबी यहाँ पर देखें थोड़ी सी एक्सेप्शनल है, 115% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। स्टॉक में भी आज काफ़ी बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। जी एंटरटेनमेंट ये दूसरा स्टॉक है जहाँ पर 107% है, राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। हालांकि ये स्टॉक लगातार रोज प्रयास करता है, कल की इसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट करीब 92% के आसपास की थी, तो यहाँ पर नजर रख सकते हैं। और मनप्पुरम है 98%, लेकिन मनप्पुरम के चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। जी एंटरटेनमेंट और पीएनबी एंट्री के लिए रडार पर रख सकते हैं और एग्जिट के लिए कैनरा बैंक और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ओके, कैनरा बैंक कैनरा बैंक और आईबुल ये बाहर आने की तैयारी में, और पीएनबी जी एंटरटेनमेंट नए एंट्री करने को तैयार। लेट्स सी क्या कुछ होता है, लेकिन बदलाव पक्के होंगे, कुछ ना कुछ बदलेगा जरूर। इंडियन होटल्स ये है वो स्टॉक जो नतीजे पेश करने वाला है कल। कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, अनुमान के साथ नूपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नूपुर बताइए। सर होटल्स तो एक्चुअली आशीष का है। अच्छा आशीष आप बताएंगे। हाँ सर। ओह, तो मुझे कंफ्यूजन कैसे हुआ, मुझे लगा कि 1 by 1 होगा, तो मैंने सोचा पहले आशीष फिर नूपुर। ओके, मतलब अच्छा समझो जैसे आशीष ने बनाया अनुमान, हाँ, आपको नहीं पता कि क्या है अनुमान? सर पता तो है। अरे बता देना चाहिए। चलो ठीक है, आशीष का बोल लीजिए, आशीष बता दी। सर बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, टॉप लाइन में 13% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो कामकाजी मुनाफा है बेटा यहाँ पर 15% की ग्रोथ है और मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक ही है। राउंड फिगर पिछले साल करीब 30% के आसपास थे, इस तिमाही में भी 30% के ही मार्जिन्स आपको देखने को मिलेंगे। और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो ग्रोथ काफ़ी स्टेबल है, अच्छी ग्रोथ है। 30% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। 170 करोड़ के मुकाबले अगर आप देखें तो 220 करोड़ के आसपास का है। लेकिन आगे जाकर कमेंट्री क्या होती है, ऑक्यूपेंसी कैसी लग रही है, एवरेज रूम रेट्स में क्या बढ़त देखने को मिल रही है और क्या इसके ऊपर मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है, खास फोकस में रहेगा। क्योंकि स्टॉक पिछले कुछ समय में चल काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो नतीजे बढ़िया आएंगे। तो ये है आपके लिए इंडियन होटल्स। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती है। ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी की डिमांड तो हम खैर देख ही रहे हैं, बढ़िया बनी हुई है। सिप्ला के नंबर्स आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। 996 करोड़ का मुनाफा आया है, यहाँ पर 887 करोड़ का अनुमान था, तो अनुमान से तो काफ़ी बेहतर मुनाफे का आंकड़ा आपको सिप्ला पे आते हुए दिख रहा है। 100 करोड़ से ज़्यादा के आंकड़े से बीट करा है मुनाफे के एस्टिमेट को। 706 करोड़ से बढ़कर 996 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा आया है। आय 6,330 करोड़ की आई है, 6,100 का अनुमान था और 5,378 करोड़ से बढ़कर यह आंकड़ा आपको आते हुए दिखा है। तो अनुमान से काफ़ी बेहतर टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों सिप्ला पर आपको आती हुई दिख रही हैं, दोनों एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर है। इनफैक्ट मुनाफे का आंकड़ा तो अनुमान से काफ़ी बेहतर आया है। ऑपरेशनली भी हम अच्छी तिमाही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 19% एबिटा में बढ़त का अनुमान है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। मार्जिन्स भी यहाँ पर बढ़कर आएंगे। एबिटा भी अनुमान से बेहतर आया है, लगभग 1500 का एबिटा आते हुए दिख रहा है। 1494 करोड़ का एबिटा आया है, 30% की ग्रोथ दिखी है। मार्जिन्स इनके बढ़कर 23.6% के आए हैं, हमारा अनुमान 22% का था। तो चारों पैरामीटर्स पर आपने अनुमान से काफ़ी बढ़िया आंकड़े देखे हैं सिप्ला के। तो फार्मा का भी जो टर्न अराउंड आ रहा था रिसेंटली, स्टॉक प्राइसेस में भी दिखा, अप्रूवल्स में भी आते हुए दिखा, वो नंबर्स में भी आपके लिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। सिप्ला के नंबर्स डेफिनेटली अनुमान से काफ़ी बेहतर हैं, उम्मीद से बेहतर नंबर, बहुत ही बढ़िया नंबर्स आ रहे हैं। स्टॉक में तेजी 1.5% की है इस वक्त, लेकिन नंबर्स काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। हमारा जो अनुमान था उससे चारों ही पैरामीटर पर, रेवेन्यू, कामकाजी मुनाफा और मार्जिन्स
सब बढ़कर आते हुए आपको नजर आएंगे। ये है सिप्ला के रिजल्ट पहली नज़र में, विस्तार से थोड़ा और हम देखेंगे आगे चलते हुए कि इन रिजल्ट्स के बाद क्या कुछ नजर आता है। जल्दी से एक बार चार्ट्स पर चेक ली जाए। कुणाल जी, सिप्ला अनिल जी देखिए, जिस तरह का ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है और ये स्टॉक भी काफ़ी अरसे से अनिल जी कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे लगता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट आज चार्ट पे हुआ है। अगर ये क्लोजिंग बेसिस पर ये ब्रेकआउट टिकता है, यानी 1060 के ऊपर आज क्लोज आता है, तो मेरी राय में स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स आएंगे और आपको आने वाले दिनों में स्टॉक में 1125 1150 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो आज अगर 1070 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो मेरी खरीदारी कराए। ओके, तो ये है राय आपके लिए सिप्ला पर 1070 के ऊपर बंद होना जरूरी है। कोशिश तो कर रहा है, एकदम बड़ी मीनार तो बनी है एकदम, आप देखिए बिल्कुल बढ़िया तेजी से ऊपर आता हुआ दिखा है। डे हाई पर सिप्ला 20 रुपए ऊपर आपको नजर आएगा। आइए तब तक एक बिगुल जय के लिए जय का जैकपॉट। जय बताएं प्लीज। जी अनिल जी, खरीदे IDFC का अगस्त फ्यूचर्स, ये ट्रेड कर रहा है 116 रुपये 85 पैसे, 117 ये रेंज में खरीदे अनिल जी। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 113 रुपये 80 पैसे का, सो 113.80 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट्स जो अनिल जी ऊपर में निकल कर आ रहे हैं, फर्स्ट टारगेट विल बी 121 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 123.50। सो 121, 123, 50 ये दो टारगेट्स के लिए IDFC का अगस्त का फ्यूचर्स खरीदने की सलाह। इसमें बहुत ही अच्छा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से एक ब्रेकआउट टेक्निकली देखने मिल रहा है। एंड IDFC फर्स्ट दोनों में एक अच्छी तेजी हमें पिछले कुछ दिनों में देखने मिली थी, फिर कंसोलिडेट हुआ। तो अनिल जी, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसमें से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है। ये है आपके लिए IDFC का अगस्त महीने का फ्यूचर 117 के आसपास खरीदे, 113.75 का स्टॉप लॉस, 121, 123, 50 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है नेस्ले के रिजल्ट्स पर नजर डालने का। कैसे रहेंगे नंबर्स, जरा एक बार अनुमान समझ लिया जाए। नूपुर हमारे साथ बताने के लिए तैयार है। बताएं आशीष, क्या नेस्ले के रिजल्ट आपको पता है? नहीं सर, नेस्ले की नहीं पता। तो कुछ अभी है नूपुर को आपके सारे रिजल्ट पता है, आपको कुछ नहीं पता? नहीं सर, नहीं पता थे इसे। ये बोला मैंने बता दिया, इसके लिए सुना सर, पता नहीं है। अच्छा, नहीं तो नूपुर ने साफ बोला, मैं बता सकती हूँ। बताया तो था। हाँ। कौन सा था रिजल्ट वो पिछले वाला? इंडियन होटल्स। ओके, चलिए बताए नेस्ले नूपुर। यस सर, इंडियन होटल्स की तरह यहाँ पर भी नतीजे अच्छे ही आने की उम्मीद है। नेस्ले में कंपनी की आय देखें तो 15% की ग्रोथ हम लेके चल रहे हैं, 4,640 करोड़ की आय आती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफा देखें तो 21% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं, 1,030 करोड़ का आंकड़ा ये आ सकता है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 21% से बढ़ के 22% की उम्मीद है और मुनाफा भी अकॉर्डिंगली 32% की ग्रोथ यहाँ पर भी आ सकती है। 680 करोड़ का हमारा यहाँ पे जो अनुमान बन के आया। डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी ने किया, एक्सपेंशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर किया है, उसके चलते आपको ग्रोथ आती हुई दिखेगी। इनफैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ की भी बात करें तो इस बार हाई सिंगल डिजिट करीबन 7-8% की वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है। लेकिन एक ही कंसर्न है, जो मिल्क के प्राइसेस बढ़े, जिसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा डेंट आपको मार्जिन एक्सपेंशन में आता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसको सेट ऑफ करने के लिए जो पाम ऑयल के प्राइसेस गिरे हैं, वहाँ से आपको थोड़ी सी अपबीट आती हुई नजर आएगी। डोमेस्टिक कारोबार में 17% की ग्रोथ की उम्मीद है और एक्सपोर्ट्स में भी 8% की ग्रोथ लेकर चल रहे हैं। डिमांड और मार्जिन पर मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा क्वार्टर हो सकता है नेस्ले के लिए। डेंट देने के लिए सिर्फ मिल्क के प्राइसेस, उसका सेट ऑफ अगर पाम ऑयल से आता है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। ऑल इन ऑल 8% की यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ लेके चल रहे हैं। 8% की वॉल्यूम है तो अच्छा आंकड़ा मानना चाहिए। चलिए, अच्छा आंकड़ा माना जाएगा नेस्ले के लिए। रखते हैं इस पर नजर और मूव आती हुई दिखेगी। सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। 2-4 दिनों की आईटी सेक्टर में गिरावट के बाद अब एक खरीदारी के संकेत मिल रहा है। तो आईटी सेक्टर का स्टॉक मेरे रडार पे आया है और दिग्गज स्टॉक है। स्टॉक का भाव चल रहा है 1348 रुपए, 1348 रुपए 50 पैसे, 1348.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर बाई का मोमेंटम बनने का शुरुआत हो रहा है। कल का परसों का हाई के ऊपर आ चुका है। मेरे को लग रहा है कि इन्फोसिस यहाँ से आने वाले दिनों के अंदर वापस एक ऊपर का मूव दिखाने वाला है।
तो यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें। 1325, 1330 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 1330 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इन्फोसिस में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जैसे ये 1350 का लेवल तोड़ेगा और सस्टेन करेगा तो ऊपर में पहला टारगेट बनेगा 1370 का, 1370 का पहला टारगेट, 1380 का दूसरा टारगेट। ये पुल बैक और बाउंस बैक के टारगेट है। ओवरऑल 1400 के ऊपर के लेवल जल्दी इन्फोसिस में वापस से देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करें इन्फोसिस 1330 के स्टॉप लॉस से 1370, 1380 के टारगेट के लिए। बिल्कुल 1370, 1380 के टारगेट के लिए इन्फोसिस पर करें खरीदारी। और आईटी पर बात भी करनी है सनी अग्रवाल साहब के साथ। सर, आज टेक महिंद्रा के नंबर्स आ रहे हैं तो उसका बाजार को इंतजार है। इन्फोसिस भी नंबर्स के इम्पैक्ट के बाद अब थोड़ा संभलते हुए दिख रहा है। क्या व्यू बनता है इन लेवल से आईटी पर? एक बार जो नतीजों का झटका आना था एक बार आ चुका है, वहां से संभलेंगे या फिर और थोड़ा पेन आ सकता है सर? या डेफिनेटली आईटी में जो भी निगेटिविटी थी आई थिंक प्राइस में ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है। और ऑफलेट अब ये जो एक्शन है स्टॉक स्पेसिफिक हो चुकी है, तो जैसे जो कंपनियों के नतीजे खराब आ रहे हैं डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं मार्केट ने उसको पनिश किया है। बट हैविंग सेड दैट जो भी निगेटिविटी थी वो स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है। तो मेरा यह मानना रहेगा कि कंपनीज लाइक एचडीटीएस जहाँ नंबर बेहतर आए थे, ग्रोथ आउटलुक अच्छा है, वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है, वो रिलेटिवली बेटर बेट रहेगा अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पैसा बनाना हो तो। या फिर कंपनीज लाइक केपीआईटी अगेन वहाँ भी काफी एक अच्छा ग्रोथ आउटलुक था। हालांकि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है बट मुझे लगता है कि यहाँ भी एक डिसेंट अपसाइड हमें देखने मिलेगा। तो मिड साइज कंपनी में रिलेटिवली बेटर ग्रोथ पोटेंशियल है। और लार्ज कैप कंपनीज लाइक इन्फी टीसीएस उसमें डेफिनेटली ग्रेजुअल बाइंग की सलाह रहेगी। एसआईपी रूट अगर 1-2 महीने के लेते हैं 2 से 3 महीने का, तो डेफिनेटली इसमें एक रिटर्न देखने मिलेंगे। एक इवेंट जो मुझे लगता है स्ट्रीट ईगरली ट्रैक कर रहा है आज का यूएस का फेड मीटिंग का इवेंट। अगर वहां कहीं ना कहीं एक डविश कमेंट्री निकल के आती है तो मे बी स्ट्रीट ये नैरेटिव प्ले करेगा कि अब ग्लोबली स्लोडाउन खत्म हो रहा है और जो डिमांड एनवायरनमेंट है रिलेटिवली आईटी सेक्टर के लिए बेहतर हो सकता है। उसके चलते शायद एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम हमें आईटी सेक्टर में देखने मिल सकता है। तो चलिए आईटी पर रखिए नजर, थोड़ा इस समय संभलने के आसार है। और आज लास्ट ऑफ द बिग आईटी कंपनीज टेक महिंद्रा के भी नंबर्स आने वाले हैं। 3:20 भी हो चुके हैं। लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। फेड की पॉलिसी पर नजर है सर, थोड़ा नरम है। डाउ फ्यूचर्स 75 अंक नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स में कमजोरी है क्योंकि कल माइक्रोसॉफ्ट के नंबर्स वीक आए थे, उसका रिएक्शन आएगा आज। और S&P फ्यूचर्स भी थोड़े कमजोर है। हमारे बाजार अच्छे मूड माहौल में, कल हमारी भी एक्सपायरी है, क्या करके जाना है सर? दीप देखिए, फ्रेश तो कुछ भी आज नहीं करना चाहिए, न तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए न मंदी की पोजीशन बनानी चाहिए, तो बहुत क्लियर है। क्योंकि आज के ओवरनाइट रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा, अगर करनी है तो आप ऑप्शंस के जरिए करें, अदरवाइज ना करें। तो मैंने आज आपको पहले तो एक निफ्टी पर सुबह स्ट्रेटजी दी थी, प्रॉफिट बुक कर लें। बैंक निफ्टी पर जो स्ट्रेटजी दी थी उसमें करीबन 75-80 पॉइंट ऊपर है स्पॉट लेवल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो पहले टारगेट पर आ भी चुका है। यहाँ भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। किसी को करना ही तो सिर्फ ऑप्शंस रखें ताकि आपकी रिस्क लिमिटेड रहे। बिना ऑप्शंस के आप ट्रेड करें। फ्यूचर्स की पोजीशन निफ्टी बैंक निफ्टी की ना रखें, स्टॉक्स की भी आप जो भी है एक बार थोड़ा सा कम कर लें। क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन आप कम नहीं करेंगे। हालांकि बात बराबर है कि पोजीशन तेजी की तरफ भी बन सकती है। टेक्निकली आज सारे रीजन से आपके लिए मजबूत होने के। मेरा पॉइंट है कि जब सुबह आपको 9:15 बजे समझ में आता है कि अच्छी तेजी बनेगी, वहाँ पर अगर आप एक अच्छा दिन निकल जाए तो ओवरनाइट रिस्क क्यों रखनी है? आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:3 ना हो तो क्यों करना चाहिए? कि मतलब एक अगर 3 गुना चांस पैसे बनाने को और रिस्क और आपको पैसा बनाने के चांस बराबर हो तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आज बड़ा दिन है, 12 दिन से डाउ बढ़ भी रहा है। यस सर, ठीक है। फेड की मीटिंग भी है, हम भी आज डे हाई पर बढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि हम ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे में। तो मैं फ्रेश पोजीशन बनाने की राय नहीं दूंगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर ले। कल कोई बात नहीं, कल अगर बहुत अच्छा हो गया, 20,000 पार कर लिया, कल लाइफ हाई बना लिया, तो भी हम लाइफ एंजॉय कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा आप जीरो करके चले, कुछ तो बचा रहेगी, उसमें भी पैसे आ जाएंगे और नहीं तो कल सुबह वापस नीचे के लिए जगह रहेगी। तो आज की और कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो इनको देखते हुए नई पोजीशन ना बनाए। जो बैंक निफ्टी में आपकी पोजीशन है, यहाँ पे मैं कॉल क्लोज करके प्रॉफिट बुक करने की राय दे रहा हूँ। प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि दोनों में आपके प्राइस से ऊपर ही प्रॉफिट बुक करिए। प्रॉफिट बुक करिए, यस ठीक है। आज सुबह हमने देखा था निफ्टी के टारगेट्स भी हिट हुए थे, जो अनिल जी ने राय दी थी उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड भी कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी आपको अच्छी मूव आ गई है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ये आपके लिए सलाह है अनिल जी की तरफ से। ओके, आइए क्लोजिंग में जा रहे हैं, उससे पहले 1-2 और बड़े नंबर्स आने वाले हैं कल, उसकी बात कर लेते हैं। आशीष बताएं, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये स्टॉक भी एक्शन में रहा है, बाकी पूरे डिफेंस स्पेस भी एक्शन में रही है,
क्या है एक्सपेक्टेशन? दीपांशु, ओकेश एक्सपेक्टेशंस है, कुछ भी फायरवर्क्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी कि Q1 अगर आप देखें तो थोड़ा सा सीजनली वीक होता है। मैं ट्रेंड भी देख रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जो है ग्रोथ आपको हल्की साइड पर थोड़ी बहुत देखने को मिली है, डी ग्रोथ नहीं है। आय के हिसाब से बात की जाए तो 11% की ग्रोथ आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिलेगी। 3,443 करोड़ का आंकड़ा जो है बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा है। कामकाजी मुनाफे की बात की जाए तो 14% की ग्रोथ है, 585 करोड़ का एस्टिमेट है। और मार्जिन अगर आप देखें तो लगभग बिल्कुल फ्लैट ही देखने को मिलेंगे। 16.5% पिछले साल थे, इस बार राउंड ऑफ करके देखें तो 17% के मार्जिन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। पैट की बात की जाए तो बिल्कुल अनचेंज है, जो एस्टिमेट था बिल्कुल पिछले साल 431 करोड़ था, इस बार भी 432 करोड़ के आसपास का जो बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। बाकी डिफेंस के लिए नए ऑर्डर इनफ्लोज जो लोकलाइजेशन हो रहा है, इसके चलते ऑर्डर इनफ्लोज कितने बढ़कर आते हैं, आगे मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या होती है, इसके ऊपर खास फोकस रहेगा। नतीजों के आधार पर देखें तो ठीक ठाक क्वार्टर हो सकता है। बिल्कुल, नतीजों के आधार पर ठीक ठाक क्वार्टर हो सकता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। देखते हैं स्टॉक पर भी क्या रिएक्शन आता है। एक बार चार्ट चेक ले लिया जाए हिमांशु जी की तरफ से। सर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, एक बार इसका चार्ट देखें। आज वैसे कुछ नहीं कर रहा है ट्रेड में। दीप, चार्ट मोर और लेस रिलेटिवली साइडवेज है। पिछले 5 से 6 हफ्तों का अगर मैं चार्ट फॉर्मेशन देखता हूं या प्राइस एक्शन देखता हूं तो ग्रॉसली 128, 127 अपसाइड और डाउनसाइड में 120, 122 पर स्टॉक के कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर नंबर्स के बाद कोई डिप मिल जाए 120, 118 रुपए तक तो एक्चुअली एक हेल्दी करेक्शन होगी और फ्रेश खरीदारी का एक अच्छा मौका हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर नंबर्स के बाद स्टॉक 128, 129 के ऊपर निकलता है तब फ्रेश अपसाइड देखने को मिल सकती है, अनलेस मेरा मानना है कि स्टॉक 120, 128 यही जोन में फर्दर कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ सकता है। तो 120, 128 के लेवल्स वैसे थोड़ा कंसोलिडेशन के मूड में, कुछ ज़्यादा एक्शन इस पर एक्सपेक्टेड नहीं है। क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं हम और बाजार भी बस क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। 12% का उछाल आया है वोडाफोन आइडिया में, इस पर रखिएगा नज़र। इंडस टावर भी 5.5% ऊपर है, इस पर भी रखिए नज़र। कुछ ना कुछ एक्शन इस स्पेस में आपको होते हुए दिख रहा है। BHEL भी 100 के ऊपर के लेवल्स पर आ चुका है। अब बढ़िया मूव BHEL में बनी है। आशु सर, जो स्प्रेड बनवाया था BHEL में, होल्ड करना है या फिर अब मुनाफा बुक करने का वक्त आ गया है? क्या करना है सर, एक बार इस पर अपडेट अपना दे दें। BHEL दीपांशु, भेल में इंसिडेंटली कोई स्प्रेड नहीं था, क्लियर डिलीवरी कॉल थी और अभी रखे रखना चाहिए। अभी 105-10 भी जल्दी हो जाएगा भेल में, क्योंकि लॉट साइज बड़ा था, इसलिए स्पेसिफिकली कहा था कि भेल में सेल में सब में डिलीवरी उठा के रखनी है, क्योंकि लॉट साइज के चलते वो जल्दी 1-2 रुपए में बिक जाएगा, 2 रुपए में, क्योंकि डर लगता है। बट ये डिलीवरी के लिए रखना चाहिए। अभी भी मतलब भेल तो अभी तो 100 रुपए से ऊपर निकला है, अभी सेल में भी ऐसा ही फिनोमिना आएगा 100 रुपए से निकलने का। गेल में आया है 100 और 110 के निकलने के बाद। तो अभी ये सब चीजें, सब स्टॉक्स ठीक लगते हैं, इनमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, तो पेशेंटली होल्ड कीजिए। डिलीवरी की कॉल थी, स्प्रेड नहीं था आशु सर की तरफ से। होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं है। जाते जाते सिंजीन के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पर ये नंबर्स मैं आपको बता रहा हूं। 808 करोड़ की आय आई है, 25% बढ़कर। मुनाफा 26% बढ़कर आया, 74 करोड़ का मुनाफा आपके लिए लगभग 94 करोड़ का आते हुए दिखा है। कामकाजी तौर पर भी अच्छी परफॉर्मेंस है, 22% एबिटा बढ़ा है। मार्जिन्स इनके थोड़े घटे हैं, 26.8% से घटकर 26.2% के हैं। तो मार्जिन्स थोड़े घटकर आए हैं, बट अदरवाइज टॉप लाइन, बॉटम लाइन और एबिटा ये नंबर अच्छा आपको आते हुए दिखा है। जहाँ तक सिंजीन का सवाल है, एक और फार्मा कंपनी के नंबर आ रहे हैं, इसका यूजुअली ज़्यादातर प्रीव्यू होता नहीं है बाजार के पास। देखते हैं ब्रोकरेज की कमेंट्री अब क्या आएगी इन नंबर्स के बाद। फर्स्ट कट आपके सामने सिंजीन का आते हुए। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा दिन रहा है, 3 दिन की नरमी के बाद आज एक साइजेबल रिबाउंड आया है आपको बाजार में। 19,770 पर निफ्टी बंद होने की तैयारी में है, 90 पॉइंट ऊपर। इंट्राडे में तो 825 तक के लेवल्स पर गया था। बैंक निफ्टी भी 46,000 के ऊपर आपको दिख रहा है, करीब 200 पॉइंट्स की तेजी, 350 अंकों का उछाल सेंसेक्स पर आया है। LNT नतीजे और बायबैक की खबरों के बाद 3.5% ऊपर टॉप गेनर था आज बाजार में। सिप्ला अभी अभी नंबर्स इसके आए थे, शानदार नंबर्स दिख रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट, 2% ऊपर। ITC भी 2-3 दिनों की नरमी के बाद आज बाउंस बैक करते हुए 2% ऊपर। ब्रिटानिया में खरीदारी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सहारा दिया, 1.5% ऊपर। एक्सिस, कोटक दोनों में ही अच्छी खरीदारी आई है। इन्फोसिस की तरफ से भी अच्छा योगदान था। SBI भी एक्शन में आपको दिख रहा था। HUL में भी खरीदारी रही है। तो दिग्गजों की तरफ से अच्छी खरीदारी आई है, बाजार की ब्रेथ भी अच्छी दिख रही है। बट बजाज फाइनेंस नंबर्स आए थे,
अच्छे बट प्रोविजंस बढ़कर आए हैं तिमाही दर तिमाही और साल दर साल दोनों में प्रोविजंस में हमने बढ़ोतरी देखी है 2% नीचे। ये काउंटर बंद हो रहा है। बजाज फिनसर्व पर भी प्रेशर था। टेक महिंद्रा नंबर से पहले 1.5% नीचे है। M&M में कमजोरी है। अपोलो हॉस्पिटल्स, एशियन पेंट्स दूसरे दिन कमजोर है। डिवीज, SBI लाइफ, टाइटन, अल्ट्राटेक, HDFC बैंक और TCS यहाँ पर भी आपने नरमी देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, जबरदस्त उछाल वोडाफोन आइडिया में आते हुए दिख रहा है 13.5% का। पीरामल एंटरप्राइजेस 7.5% ऊपर आज है। RBL में एक बड़ा ब्रेकआउट आया। इंडसइंड में भी ब्रेकआउट आपको आते हुए दिख रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक्टिव था। इंडियाबुल्स हाउसिंग में खरीदारी है। PNB, मन्नापुरम, BHEL, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा केमिकल्स, PVR और डेल्टा कॉर्प यहाँ पर भी आपने जबरदस्त मूव आती हुई देखी है। तो अनिल जी, आज जो सुबह बात हो रही थी ओपनिंग पर खरीदारी करने की, लेवल्स पर रिस्पेक्ट करने की, मूव आएगी, आई भी है। टारगेट भी निफ्टी में हिट हुआ और जैसा आप कह रहे थे आप मुनाफा बुक कर लीजिए। बड़ा इवेंट शाम को आएगा, फिर कल देखेंगे। बिल्कुल दीप, तो ये बढ़िया एक्शन होता हुआ दिखाई निफ्टी, बैंक निफ्टी और पूरे बाजार में। आज बढ़ने वाले शेयर 2100 के आसपास, कमजोर शेयर 1750 BSE पर, NSE पर बढ़ने वाले शेयर 1200 और कमजोर है 900। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी बढ़िया एक्शन। मिड कैप इंडेक्स ने लाइफ हाई बनाया है 0.5% की तेजी के साथ। स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% मजबूत होकर शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखा है। और क्या चाहिए लाइफ में आपको? गिरने में टाइम लगाते हैं, बढ़ने में जल्दी से बढ़ जाते हैं। यही तो मार्केट है तेजी का जो आज आपको देखने को मिला। बस आज अब बाजार बंद होने के बाद आपको एक ही काम करना है। बताइए सर। जेरेमी पावेल साहब के नाम की माला फेरनी है। कुछ खराब ना कर दे। कुछ खराब ना करे, वन एंड डन कर दे बस। बोले ठीक, करना तो जो करना है हमको पता, वन एंड डन बस। हाँ, वन एंड डन, वन एंड डन, बस हमको वही सुनना है बस। बस और कुछ नहीं सुनना। वन एंड नॉट डन ना। वन एंड डन, वन एंड डन, वन एंड डन बोल ही देना तो मजा आ जाए, फिर तो कहना ही क्या। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। फिर उससे पहले आइए, इन दिनों दिल्ली सहित उत्तर भारत में आई तेजी से फ्लू का संक्रमण फैल रहा है। आमतौर पर बारिश के मौसम में इसके संक्रमण का ज़्यादा होता है खतरा और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता भी है। शाम 6 बजे इसकी हम करेंगे चर्चा कि फ्लू का संक्रमण खास करके बच्चों के लिए कितना घातक है। आई फ्लू से संक्रमित व्यक्तियों को किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ ही बचने के उपायों पर भी करेंगे चर्चा। टाइटल देखो, गुलाबी आंखें जो देखी, इन्फेक्शन हो गया। जबरदस्त। तो एक्चुअली है ना, ये इन्फेक्शन के टाइम पहले आंखें गुलाबी होना शुरू होती है, थोड़ी सी लाल लाल, मतलब लाल होने के पहले गुलाबी, और बस आप किसी की आंखों में आंखें डाल के देखो, हो गया काम आपका भी। वैसा है। हाँ, तो मतलब बहुत जल्दी से प्यार जल्दी फैले न फैले, इन्फेक्शन जल्दी फैल जाता है। ये बात पक्की है। तो आइए, इसी पर हो गया आज हमारी खास चर्चा, और चर्चा में साथ देंगी डॉक्टर नम्रता शर्मा जी, प्रोफेसर हैं एम्स में, और डॉक्टर राहिल चौधरी साहब हैं, वो फाउंडर i7 हॉस्पिटल के हैं, और डॉक्टर पीयूष कपूर साहब हैं, वो पीडियाट्रिक ओपेल्थोमोजिस्ट। हाँ, ये तीनों हमारा साथ देंगे। और बाकी रहा सवाल हमारे इन हाउस जो एक्सपर्ट हैं फार्मा और मेडिकल के, बंसल जी, और मामला भी दिल्ली का है। बंसल जी, क्या ये सही है, ये फैक्ट है कि दिल्ली में गुलाबी आंखें ज़्यादा देखी जा रही है? जी अनिल जी, बिल्कुल सही है। और इससे बचने का तरीका अनिल जी एक ही है, जो लोग जैसे लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं या पब्लिक स्पेस में हैं, सैनिटाइजर रखें, और जब भी अपने ऑफिस घर आए तो सबसे पहले हाथ धोएं साबुन से। अनिल जी अच्छा, सेम कोरोना वाला वैसे सैनिटाइजर सेम? अनिल जी हाथों से तो होगा अनिल जी। अब हम तो गुलाबी आंखें देख नहीं रहे, लेकिन कोई गुलाबी आंखों वाला है, वो तो अपनी आंखों में भी हाथ लगा रहा है। हाँ। लिफ्ट के बटन में भी हाथ लगा रहा है। आप कॉफी शॉप में गए हो तो वहां पर चेयर पे भी हाथ लगा रहा है। तो अपने हाथों को धोते रहे बस अनिल जी, तभी बचे रहे। अच्छा, वैसा मतलब ऐसे किसी को हो गया इन्फेक्शन और आप उसको देख रहे हो तो उससे नहीं होगा ना? अब अनिल जी वो वाली तो उम्र कुणाल जी की निकल चुकी है कि इतनी करीब से जाके किसी की आंखों में देखेंगे अनिल जी। दूर से देखने से तो कुछ नहीं होगा। ओके, तो जिस उम्र के पड़ाव पे हैं वहाँ पर सिर्फ। अरे जय कुछ कह रहे हैं जी? जय अनिल जी, बंसल जी से एक और क्वेश्चन आप ही पूछिए अनिल जी। वो मेडिकल में तो अनिल जी फार्मा में डेफिनेटली रुचि रखते ही और एक्सपीरियंस भी है ही काफ़ी, मूवीज में भी काफी। अनिल जी, तो अनिल जी अगर ये गुलाबी आंखें से इतना प्रॉब्लम है और सैनिटाइजर यूज करना, तो राजेश खन्ना का वो गाना क्यों ऐसा था अनिल जी, गुलाबी आंखें जो तेरे देखी? उसका जवाब क्या है बंसल जी? बंसल जी जवाब दीजिए, बताइए। जय का सवाल एकदम लॉजिकल है। नहीं अनिल जी, वो अलग हाँ अनिल जी, वो अलग उम्र के लोगों के लिए गाना है। वो देखिए राजेश खन्ना जी ने अपना
जब करियर की शुरुआत करी थी, वो कोई कुणाल जी, आशु जी थोड़ा ना गाना गाएंगे। देखो उम्र का तो नहीं पता, उम्र के कुछ भी हो, लेकिन मौसम तो ये वाला नहीं था जिसमें फ्लू फैल रहा था, ये पक्का है, नहीं तो शायद वो गाना नहीं बनता। तो जब नॉर्मल मौसम हो जाए तब उस गाने का इस्तेमाल आप भरपूर करें, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का हमारा ये शाम का विशेष शो मिस मत कीजिएगा, आपकी खबर आपका फायदा, शाम 6 बजे। सेबी ने फंड हाउसेस को एक से ज्यादा ESG योजनाएं शुरू करने को दे दी है मंजूरी। नई ESG कैटेगरी म्यूचुअल फंड को अब विभिन्न ESG प्रोफाइल वाली कंपनियों में निवेश करने की देगी परमिशन। फंड हाउस 5 नई कैटेगरी एक्सक्लूजन, इंटीग्रेशन, बेस्ट इन क्लास, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग और सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव के तहत स्कीम्स ला सकते हैं। समझेंगे कि क्या आपको भी इस तरह की स्कीम में कोई निवेश करना चाहिए, किसी थीम में निवेश करने से क्या हो सकते हैं फायदे, क्या रखें ध्यान। 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए ESG फंड बढ़ेगा दायरा, होगा फायदा। हेमंत रुस्तगी साहब और विश्वजीत पाराशर साहब दोनों होंगे हमारे साथ, करेंगे उनसे मुलाकात आज। आइए हमारी प्राइम टाइम स्टोरी। आपके फ़ोन पर अनजान नंबरों से वीडियो कॉल आए तो हो जाइए सावधान। साइबर अपराधियों ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल तक को नहीं छोड़ा। मंत्री जी प्रहलाद पटेल ने सतर्कता दिखाते हुए फ़ोन तो काट दिया और पुलिस में कंप्लेन भी दर्ज करवा दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन ये खतरे अभी टले नहीं है। किसी को भी कभी भी इस तरह के कॉल्स आ सकते हैं। आखिर कैसे बचना है आपको साइबर ठगों के इस जाल से, क्या सावधानी बरतनी है? इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में आज यही है हमारी चर्चा। वीडियो कॉल अनजान, जरा बच के श्रीमान। ये ऐसे बहुत हो रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा। और इसमें होता है कि अगर कोई अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है, आप उठाते हैं और सामने कोई ऑब्जेक्शनल ऐसे कोई भी होगा, महिला पुरुष, और वो ऑब्जेक्शनल सीन भी ना आएंगे। आप जब तक देखें समझे ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तब तक वो काट देंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर आपको बोलते हैं कि भाई आप ही ने तो फ़ोन किया था, तो ब्लैकमेलिंग चल रही है। अच्छा। या बहुत लोगों के साथ हुआ, कंप्लेंट्स काफ़ी आएंगी। तो ये तो मंत्री जी तक पहुंच गए। हाँ, मंत्री जी को कर लिया। अच्छा हुआ मंत्री जी को किया, तो कम से कम इस पे एक्शन हो जाएगा फटाफट, बड़ा वाला। हाँ, आशा करते हैं। हाँ, लेकिन तो कुछ और नया ढूंढ लेंगे। तो मतलब पूरी इंडस्ट्री चला रखी है सारी, मतलब फ्रॉड वाले करने वाले तो मतलब गजब ही है। सो आपको हम आज बताएंगे किस तरह से आपको रखनी है इन सबसे सावधानी। समाचार समाप्त हुए। 97 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी बंद हुआ है 19,778 पर। बैंक निफ्टी बंद हुआ है 217 अंकों की तेजी के साथ 46062 पर, और 351 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स बंद हुआ है 66707 पर। तो आज हमारे दोनों ही निफ्टी और साथ ही साथ टाटा मोटर्स दोनों में एक्शन भरपूर रहा, LNT में भी भरपूर एक्शन रहा है।